चैप्टर 2 सेल्फ एंड पर्सनैलिटी। आई नो मुश्किल चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है, बहुत सारी चीजें हैं। पर्सनैलिटी क्या होती है, 20 थ्योरीज अबाउट पर्सनैलिटी, 20 थ्योरीज इस चैप्टर में तुम लोगों को पढ़नी पड़ेगी। पर्सनैलिटी का असेसमेंट कैसे किया जाता है ये समझना है। 3 अलग अलग मेथड है उसके, तुम्हारा सेल्फ रिपोर्ट मेथड, तुम्हारा प्रोजेक्टिव टेक्निक, तुम्हारी बिहेवियरल एनालिसिस, ये सब पढ़ना है तुमने। सेल्फ क्या होता है, सेल्फ एफिकेसी क्या होती है, सेल्फ एस्टीम क्या होती है, सेल्फ कल्चर के साथ कैसे रिलेटेड है, इतनी सारी चीजें कैसे समझे, कैसे करें, इतनी सारी मुश्किल थ्योरीज है। डोंट वरी, आई नो योर दिक्कतें, लास्ट 5 साल से पढ़ा रहा हूं, इन दिक्कतों को जानता हूं। इसीलिए एक चीज अब तुम्हें बता रहा हूं, इस वीडियो को ना लास्ट तक जरूर देख लेना। ये साइक शॉट्स के न्यू वन शॉट सीरीज है। हमने पहले भी वन शॉट्स बनाए हैं, बट अब खर्चा किया है, पहले लिया है, तो दोबारा से बना रहे हैं तुम्हारे लिए। इस वीडियो को लास्ट तक अगर तुम लोगों ने देख लिया तो तुम्हें ये पूरा का पूरा चैप्टर बहुत ही आसानी से समझ आ जाने वाला है, ये मेरी गारंटी है। पहली चीज तो एक काम करो, लीड लगा लो। लीड क्यों लगा लो, एक तो ये मैं कह रहा हूं ताकि तुम्हें वीडियो अच्छे से मतलब कंसंट्रेशन से बैठ के समझ पाओ, और दूसरा सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, ये भाई साहब भी कह रहे हैं। ये भाई साहब कौन है तुम अच्छे से जानते हो, और इनका टॉपिक क्या है वो भी तुम जानते हो। चैप्टर चाहे तुम्हें टफ लगता हो, पर ये तुम्हें पता है और डीपस कॉम्प्लेक्स क्या होता है। तो सिर्फ मेरे लिए नहीं, इनकी वजह से भी लीड वीड लगा के बैठना, बाद में मत कहना कि मम्मी पापा से कुटाई हो रही है, ये क्या पढ़ा रहे हो। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। सेल्फ क्या होता है पहले हम इसको समझेंगे। 30% अप्रोक्सीमेटली ये चैप्टर है सेल्फ के बारे में, बाकी का 60% आई विल से ये चैप्टर है हमारा थ्योरीज पर्सनैलिटी की, पर्सनैलिटी के बारे में, और बाकी बचा 10% ये चैप्टर है हमारा पर्सनैलिटी असेसमेंट को लेकर, कि पर्सनैलिटी को कैसे जाना जाता है। अब सीधा सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं इस चैप्टर में, जो तुम्हारा टॉपिक है, दैट इज सेल्फ को डिफाइन कैसे करें। चाहे टॉपिक आए सेल्फ एस्टीम क्या होती है जी, सेल्फ के कितने टाइप होते हैं बताओ, सेल्फ की डेफिनेशन तो लिखोगे ना, इंट्रोडक्शन में तो दोगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे लिख लो इंपॉर्टेंट। अब ये वीडियो उन बच्चों के लिए भी है जो मेरे ट्यूशन क्लास के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी है जो मुझे यूट्यूब पे पहली बार सुन रहे हैं। तो बेसिकली अगर तुम्हारे पास ये नोट्स नहीं है, ये हमारे डिटेल नोट्स हैं, तुम इन डिटेल नोट्स को परचेज कर सकते हो। हमारी डिस्क्रिप्शन वीडियो की चेक कर लेना, उसमें डिटेल नोट्स तुम्हें मिल जाएंगे। और हर सैटरडे संडे हम कुछ ऑफर्स भी चलाते हैं, तो अगर तुम परचेज कर रहे हो सैटरडे का वेट कर लेना। हमारा फ्री व्हाट्सएप कम्युनिटी है, उसको ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर तुम्हें ऑफर्स वगैरह के बारे में और सारी चैनल की वीडियोस के बारे में अपडेट मिलते रहते हैं। ज्वाइन आवर व्हाट्सएप कम्युनिटी, फ्री व्हाट्सएप कम्युनिटी तुम्हारे लिए बनाई है, उसको ज्वाइन कर लो। और ये नोट्स बहुत बढ़िया नोट्स है, इसको परचेज कर लो अगर तुम्हारे पास नहीं है तो। अब जिसके पास नोट्स है वो लोग इसमें मार्क करते चलना, जिसके पास नहीं है वो पहले ले लो, उसके बाद इसको मार्क कर लेना। क्या बता रहा था मैं तुम्हें, सेल्फ की डेफिनेशन। सेल्फ की डेफिनेशन में सबसे जरूरी चीज क्या आती है, सेल्फ रेफर्स टू द टोटलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल्स कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस, आइडियाज या थॉट्स में से कोई एक चीज लिख सकते हो, और फीलिंग्स खुद के बारे में। क्या क्या कह रही है डेफिनेशन, सेल्फ क्या होता है, सेल्फ शब्द का मतलब है जो तुम अपने बारे में एक्सपीरियंस करते हो, तुम्हारे खुद के साथ के एक्सपीरियंस, और तुम्हारे अपने बारे में आइडियाज, और तुम अपने बारे में क्या फील करते हो, तुम्हारी फीलिंग्स, इनकी टोटलिटी को, इनके सम को क्या बोलते हैं, सेल्फ बोलते हैं। आसान है। सेल्फ की डेफिनेशन क्या बनती है, एक इंसान के एक्सपीरियंसेस अपने आप को लेकर, एक इंसान जो अपने बारे में सोचता है, उसकी जो थिंकिंग है, जो सोच है, विचार है, आइडिया, थिंकिंग, कुछ भी लिख दो, और प्लस उसके साथ साथ जो तुम अपने बारे में करते हो फील। तो तुम अपने आप के बारे में क्या फील करते हो, क्या सोचते हो, क्या एक्सपीरियंस करते हो, जब तुम इन तीनों चीजों को मिला देते हो, इसकी टोटलिटी को क्या बोला जाता है, सेल्फ बोला जाता है। इतनी सी है इसकी डेफिनेशन। अब आगे समझना चालू करते हैं। अब हमें समझ आ गया सेल्फ क्या होता है, अब हमने समझना है सेल्फ के कितने टाइप होते हैं, मतलब काइंड्स ऑफ सेल्फ, हमारा अगला टॉपिक। अब काइंड्स ऑफ सेल्फ में ना मैंने अपने नोट्स में बायोलॉजिकल सेल्फ भी तुम्हारे लिए एडिशनल पॉइंट ऐड किया है, बट मेन हमारे जो तुम्हारे सिलेबस का मेन हिस्सा है वो दो टाइप ऑफ सेल्फ है, दो काइंड ऑफ सेल्फ है। दैट इज योर पर्सनल सेल्फ एंड सोशल सेल्फ। बहुत ही ईजी है ये टॉपिक, जो जिसका इसका नाम है ना वैसा ये टॉपिक है। क्या क्या पढ़ रहे हो तुम नाम से, पर्सनल सेल्फ। क्या मतलब है इसका, तुम्हारे सेल्फ का वो हिस्सा जो तुमसे रिलेट करता है। मतलब पढ़ो, इट लीड्स टू एन ओरिएंटेशन इन विच वन फील्स प्राइमरली कंसर्न्ड विद वन सेल्फ। इजंट इट इजी। क्या बोल रहा है, पर्सनल सेल्फ। क्या होता है पर्सनल सेल्फ, भाई तुम्हारे सेल्फ का वो हिस्सा जो सिर्फ तुमसे रिलेटेड है। कैसे तुमसे रिलेटेड है, एग्जांपल देता हूं, देखो अब मैं अपने आप को लेकर बहुत सी चीजें सोच सकता हूं, है ना, कि भाई मुझे मेरे दोस्त कैसे लगते हैं, मुझे मेरे मम्मी पापा कैसे लगते हैं, ये जो मोदी जी है वो कैसे हैं, है ना, राहुल गांधी कैसा है, मैं बहुत कुछ सोच सकता हूँ यार। पर हमारे सेल्फ का वो हिस्सा जो सिर्फ मुझसे रिलेटेड है, जैसे कि भाई मेरी क्या पर्सनल फ्रीडम है मेरी जिंदगी में,
है ना, मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, मेरी लाइफ में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, मेरी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैंने अभी तक क्या उखाड़ा है जिंदगी में, और मेरे क्या कंफर्ट है, मेरे क्या लाइक है, मेरे क्या डिसलाइक है, जो सिर्फ मेरी मेरी बातें हैं, जो सिर्फ मुझसे रिलेटेड है, उसको क्या बोलेंगे, पर्सनल सेल्फ। इजंट इट इजी। अब सोशल सेल्फ क्या होता है? सोशल सेल्फ मतलब तुम्हारा वो हिस्सा सेल्फ का जो समाज से रिलेट करता है। समाज से रिलेट करता है मतलब जो तुम सोचते हो, जो तुम फील करते हो, जो तुम्हारे एक्सपीरियंसेस है, किसके बारे में, समाज को लेकर, सामाजिक कॉन्सेप्ट्स को लेकर, जैसे कॉपरेशन, यूनिटी, एफिलिएशन, सेक्रीफाइस, सपोर्ट, शेयरिंग। इन सभी शब्दों में क्या तुम लोग नोटिस कर पा रहे हो क्या कॉमन है? सोचो, क्या कॉमन है? समाज कॉमन है, नहीं कॉमन? क्या तुम लोग शेयरिंग कर सकते हो बिना सोसाइटी के? क्या तुम लोग सेक्रीफाइस कर सकते हो बिना सोसाइटी के? सपोर्ट किसको करोगे? दूसरों को करोगे ना। एफिलिएशन किसकी लोगे? दूसरों से मतलब एफिलिएटेड फील करोगे ना। यूनिटी, कॉपरेशन, कंपटीशन, दोस्ती, क्या कॉन्सेप्ट है? सामाजिक कॉन्सेप्ट्स हैं। इनको लेकर तुम्हारी क्या थिंकिंग है, क्या फीलिंग है, क्या एक्सपीरियंसेस है, वो क्या हुआ? सोशल सेल्फ। पर्सनल सेल्फ मुझसे रिलेटेड, ये हमारी मेन वर्डिंग आ गई। सोशल सेल्फ हमारे सामाजिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। इसीलिए इसकी मेन वर्डिंग क्या बनती है कि जो सोशल सेल्फ है ना, वो हमारे अंदर पैदा ही तब होता है, पैदा ही तब होता है जब हम दूसरों के साथ रिलेशन में आते हैं। सोशल सेल्फ एमर्जेस इन रिलेशन विद अदर्स। ये पैदा ही तब होता है, जैसे फ्रेंड्स के बारे में, शॉर्ट में लिखता हूं, फ्रेंड्स के बारे में तुम्हारी क्या सोच है, कैसे बनेगी जब तक उनसे इंटरेक्ट नहीं करोगे, है ना। तो सोशल सेल्फ पैदा ही तब होता है जब हम समाज के साथ इंटरेक्ट करते हैं। क्या होता है? सामाजिक कॉन्सेप्ट्स को लेकर यही जो हमारी सोच है, फीलिंग है, उसको हम सोशल सेल्फ का नाम देते हैं। इसके दो और नाम है, फैमिलियल सेल्फ और रिलेशनल सेल्फ। विद दिस नोट तुम पहले दो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अपने कवर कर चुके हो कि सेल्फ क्या होता है और सेल्फ के दो काइंड्स, पर्सनल सेल्फ, सोशल सेल्फ। आई होप यहां तक चीजें तुम्हें समझ आ गई हैं। आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिटी मतलब तुम्हारे वो एट्रीब्यूट्स जो दूसरे लोग परसीव करते हैं। अब एक इंसान में ना दो तरीके के एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है, इसको याद रखना। आइडेंटिटी के दो टाइप हैं। हमारी कुछ ऐसी क्वालिटीज होती हैं जो हमें दूसरों से जुड़ा हुआ महसूस करवाती हैं, और हमारी कुछ ऐसी क्वालिटीज होती हैं जो हमें यूनिक महसूस करवाती हैं। जैसे एक इजी एग्जांपल देता हूं, मेरा नाम नितिन और मेरा सरनेम शर्मा। आई एम नितिन शर्मा। अब नितिन क्या हो गया? मेरी पर्सनल आइडेंटिटी। एक एग्जांपल के तौर पर मतलब समझा रहा हूं, है ना, वैसे तुम इसको लिख भी सकते हो। जैसे कि भाई नितिन में कुछ ऐसी खूबियां हैं जो उसको उससे अलग, बाकियों से अलग बनाती हैं। इट रेफर्स टू दोज एट्रीब्यूट्स ऑफ अ पर्सन दैट मेक्स हिम और हर डिफरेंट, या फिर तुम यहां पे यूनिक भी लिख सकते हो, यूनिक फ्रॉम अदर्स। और सोशल आइडेंटिटी वो होती है जो तुम्हें दुनिया से जोड़ के रखती है। जैसे शर्मा मुझे एक कम्युनिटी से जोड़ रहा है, इजंट इट? भाई मैं हिंदू हूं, मैं इंडियन हूं। अगर मैं अपने आप को ऐसे डिस्क्राइब करूंगा तो मैं क्या क्या डिस्क्राइब कर रहा हूं? मैं अपनी सोशल आइडेंटिटी को डिस्क्राइब कर रहा हूं। अगर मैं बोलूं कि यार मैं ना, मुझे गेमिंग बहुत अच्छी लगती है, यार मुझे टीचिंग बहुत अच्छी लगती है, यार मुझे ये अच्छा नहीं लगता है, ये क्या है? ये है मेरी पर्सनल आइडेंटिटी। नितिन कैन बी डिफरेंट फ्रॉम द पर्सन हु इज वाचिंग दिस वीडियो राइट नाउ, यू, राइट? मैं तुमसे अलग हो सकता हूं, मेरी पर्सनल आइडेंटिटी तुमसे अलग है, मेरे लाइक मेरे डिसलाइक वो अलग है तुमसे। तो जो मेरी क्वालिटीज मुझे यूनिक बनाती हैं कि भाई एज एन इंडिविजुअल ये मेरी क्वालिटी है, ये मुझे सबसे अलग बनाती हैं, दैट इज माई पर्सनल आइडेंटिटी। और जब मैं कुछ ऐसे अपने आप को एक्सप्लेन करूं, ऐसे अपने आप को रिप्रेजेंट करूं तुम्हारे सामने कि मैं अपनी सामाजिक मतलब एक कनेक्शन को डिस्क्राइब कर रहा हूं कि भाई मैं इंडियन हूं, मैं हिंदू हूं, ये क्या हुआ? ये इसका मतलब है तुम अपनी सोशल आइडेंटिटी बता रहे हो, राइट? तो सोशल आइडेंटिटी में कैसे लिखोगे कि इसमें वो एस्पेक्ट आते हैं एक इंसान के जो उसे लिंक करवाते हैं एक समाज के साथ, दैट लिंक्स यू विद योर सोसाइटी। और पर्सनल सेल्फ में वो एस्पेक्ट आते हैं जो तुम्हें दूसरों से यूनिक महसूस करवाते हैं, डिफरेंट महसूस करवाते हैं। साथ साथ में मार्क करता जा रहा हूं, जिनके पास ये नोट्स है मार्क कर लेना अपने नोट्स में, ये कीवर्ड होते हैं। अगर तुमने ये कीवर्ड नहीं लिखे तो नंबर नहीं मिलेंगे। अगला टॉपिक जो तुम्हारे सामने आ रहा है ये थोड़ा सा बच्चों को ट्रिकी लगता है, बट आई बिलीव तुम्हें ट्रिकी नहीं लगेगा। दैट इज सेल्फ एज सब्जेक्ट एंड सेल्फ एज ऑब्जेक्ट। अब क्या होता है सेल्फ एज सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट? सेल्फ एज सब्जेक्ट का मतलब है कि मतलब ये ना सेल्फ का एक दोगलापन है। ये टॉपिक हमें बताता है कि जो तुम्हारा सेल्फ है वो कितना हिपोक्रेट है, कितना दोगला है। क्यों मैं बोल रहा हूं दोगला? क्योंकि ये टॉपिक हमें बोल रहा है भाई कभी तो तुम अपने आप को एज अ सब्जेक्ट महसूस करते हो, परसीव करते हो, और कभी तुम अपने आप को अपने ही मन में एज एन ऑब्जेक्ट परसीव करते हो।
तुम लोगों को इंग्लिश का वो कॉन्सेप्ट पता है, सेल्फ एज सब्जेक्ट, मतलब वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वाला। जैसे अगर मैं बोलूं राम इज प्लेइंग क्रिकेट, तो इस लाइन में सब्जेक्ट क्या हुआ, राम, ऑब्जेक्ट क्या हुआ, क्रिकेट। तो राम सब्जेक्ट है, क्रिकेट ऑब्जेक्ट है। इससे क्या समझ आ रहा है तुम्हें कि सब्जेक्ट उसको कहा जाता है जो एक्टर है, जो कुछ कर रहा है, जो डूअर है। डूअर, ये ध्यान से समझना, बहुत ट्रिकी टॉपिक है। जो डूअर है वो सेल्फ है सब्जेक्ट, मतलब उसको सब्जेक्ट कहा जाएगा। जो कॉन्सिक्वेंस है, जिसको खेला जा रहा है, वो क्या है, वो है ऑब्जेक्ट, राइट। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एग्जाम्पल दे रहा हूं, कोई ऑफेंड मत हो जाना इस बात में। मान लेते हैं कि एक है तुम्हारा मिस्टर एक्स और एक है तुम्हारी मिस वाई। अब मिस वाई ने मिस्टर एक्स को दे दिया धोखा, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। मिस्टर एक्स कह रहा है भाई मैं तो खेला गया है, मतलब मेरे साथ तो ये हो गया, उसने मेरे साथ ऐसा गेम खेली, मुझे वो क्या बोलते हैं आजकल टर्म, घोस्टिंग वो कर दिया और पता नहीं क्या क्या। मतलब कि भाई ये ना खुद तो किसी और रिलेशन में थी और इसने मुझ पे ही इल्जाम डाल दिया कि मैं इसके साथ कुछ अच्छा नहीं कर रहा हूं और ये मुझे छोड़ गई, मेरे साथ गेम खेल गई। तो यहां पर मिस्टर एक्स अपने आप को कैसे परसीव कर रहे हैं, मिस्टर एक्स अपने आप को एज एन ऑब्जेक्ट परसीव कर रहे हैं कि मैंने कुछ नहीं किया, मेरे साथ हुआ, मैंने धोखा नहीं दिया, मुझे धोखा मिला। सच में उसने दिया या नहीं दिया धोखा, उसकी बात नहीं हो रही है। बात क्या है, सेल्फ एज ऑब्जेक्ट का मतलब जब एक इंसान अपने आप को ऐसे परसीव करता है अपने ही दिमाग में कि मैं तो जस्ट एक कॉन्सिक्वेंस हूं, मैंने तो जिंदगी में कुछ नहीं किया, मेरे साथ तो सब कुछ होता ही है, इसको कहते हैं सेल्फ एज ऑब्जेक्ट। और जब एक इंसान अपने बारे में इस तरीके से सोच रहा हो कि यार मैंने ये किया, मेरी वजह से ऐसा हुआ, मतलब तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो, तुम अपने आप को एक डूअर समझ रहे हो, तुम ये समझ रहे हो तुम्हारे पास ताकत है कुछ करने की, तुम सिर्फ कॉन्सिक्वेंस नहीं हो, तुम अपनी जिंदगी में डूअर हो, तुम एक्टर हो, उसको कहा जाता है सेल्फ एज सब्जेक्ट। अब इस टॉपिक को समझाने के लिए मेटाफर की तरह ये सेंटेंस यूज किया जाता है। ये इसका कोई लेना देना नहीं है, एक बंदा खुद को जानता है, उसका इस टॉपिक से कोई लेना देना नहीं है। ये हम मेटाफर की तरह लाइन इस्तेमाल कर रहे हैं इस टॉपिक को समझाने के लिए। कैसे, देखो यहां क्या लिखा है तुम्हारी बुक में, आई नो हु आई एम, आई नो हु आई एम। तो आई नो वाला पार्ट जो है, आई नो वाला पार्ट जो है, ये क्या हो गया, ये पार्ट हो गया सब्जेक्ट, ये पार्ट हो गया सब्जेक्ट। हु आई एम वाला पार्ट हो गया ऑब्जेक्ट। क्यों, क्योंकि मुझे जाना जा रहा है। आई नो हु आई एम, तो आई एम को जाना जा रहा है और मैं जान रहा हूं, तो जो जान रहा है वो डूअर हो गया ना, जान रहा हूं, मैं कुछ कर रहा हूं, तो इसको हम बोलते हैं सेल्फ एज सब्जेक्ट। और जब हम अपने आप को ऐसे परसीव करते हैं कि मुझे जाना जा रहा है, आई नो हु आई एम, तो आई एम पार्ट रिप्रेजेंट्स सेल्फ एज ऑब्जेक्ट, राइट। इन शॉर्ट ये टॉपिक इतनी सी बात बताने की कोशिश कर रहा है कि एक इंसान कितना दोगला है। अगर तो जिंदगी में कुछ अच्छा अच्छा हो तो हम बोलते हो मैंने किया मैंने किया, हाँ भाई मेरे इतने बढ़िया नंबर आए, मैं 100 में से 100 लेके आया हूं। क्या बोला मैंने, मैं 100 में से 100 लेके आया हूं। यू आर परसीविंग यूर सेल्फ एज अ सब्जेक्ट इन योर माइंड दैट यस यू हैड द पावर टू डू समथिंग, मैंने किया, यू आर द डूअर इन योर लाइफ। बट अगर ये एक जीरो हटा दे तो अब वही बंदा बोलेगा अरे मेरे साथ ऐसा हो गया, पेपर टफ आया था जी इसलिए ऐसा हो गया। अब तुम अपने आप को परसीव कर रहे हो एज एन ऑब्जेक्ट, ये दोगलापन है और ये हर किसी के अंदर है। दिस इज कॉल्ड द डुअल स्टेटस ऑफ योर सेल्फ। अब अगला टॉपिक तुम्हारे सामने आता है कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल एस्पेक्ट्स ऑफ सेल्फ, और इसके अंदर हमने तीन मेन टॉपिक पढ़ने हैं, दैट इज सेल्फ एस्टीम, सेल्फ एफिकेसी और एक आएगा हमारा सेल्फ रेगुलेशन। पहले हम बात करते हैं सेल्फ एस्टीम की। क्या होती है तुम्हारी सेल्फ एस्टीम? सेल्फ एस्टीम का मतलब होता है तुम्हारी वैल्यू या वर्थ जजमेंट। एक इंसान की अपनी खुद की नजरों में क्या वर्थ है, क्या वैल्यू है, तुम्हारी खुद को लेकर क्या वैल्यू जजमेंट है, उसको सेल्फ एस्टीम कहा जाता है। बस इतना ही। एक रिसर्च ने यह साबित किया था कि एक 6-7 साल का बच्चा ही अपने बारे में यह इमेज बना लेता है कि मैं अकेडमिक में कैसा हूं, अकेडमिक कॉम्पिटेंसी मेरे अंदर कैसी है, सोशल कॉम्पिटेंस मेरे अंदर कैसा है, स्पोर्ट्स कॉम्पिटेंस मतलब कि एथलेटिक कॉम्पिटेंस मेरे अंदर कैसा है, और मैं दिखता कैसे हूं। ये एक 6-7 साल का बच्चा ही अपने बारे में अपने बारे में मतलब एक इमेज बना लेता है इन 4 एस्पेक्ट्स की, राइट। तो इससे हमें क्या समझ आया कि सेल्फ एस्टीम मतलब एक इंसान की वैल्यू जजमेंट, वर्थ जजमेंट, ये हमारा टेक्निकल वर्ड हो गया वैल्यू जजमेंट। एक इंसान की वैल्यू जजमेंट उसके खुद के बारे में, वो होती है हमारी सेल्फ एस्टीम। और ये 4 एरियाज में अलग अलग बटी होती है, जैसे कि अकेडमिक्स में मैं कैसा हूं, पढ़ने लिखने में कैसा हूं, स्पोर्ट्स खेलने में एथलेटिकली कैसा हूं, दिखता कैसा हूं, और
मैं समाज के साथ कैसा हूं, दिस इज योर सेल्फ एस्टीम, राइट। ये जरूरी लाइन है, इसको लिख देना कि 6 से 7 साल की उम्र तक ये बन जाती है। बाकी थोड़ा सा और इसको रीड कर लेना, डिटेल नोट्स में सारी चीजें तुम्हारे रखी हैं, मेन चीजें मैं तुम्हें समझा रहा हूं, और बाकी जो फिलर इन्फॉर्मेशन है वो रीडिंग वाला है, उसको एक बार रीड तुम कर सकते हो। ये नोट्स अगर तुम्हारे पास नहीं है, अगेन रिपीटिंग, परचेज कर लो, बहुत ही बढ़िया नोट्स हैं, एनसीईआरटी को सब्स्टिट्यूट करते हैं। सेल्फ एस्टीम समझ आ गया, तुम्हारी वैल्यू जजमेंट, वर्थ जजमेंट जो तुम्हारी अपनी नजरों में अपने बारे में है ना। उसके बाद हम आते हैं सेल्फ एफिकेसी पे। नाउ व्हाट इज सेल्फ एफिकेसी? सेल्फ एफिकेसी और एस्टीम लगभग सिमिलर टॉपिक है। सेल्फ एस्टीम और एफिकेसी सिमिलर टॉपिक है, पर थोड़ा सा यहां पर डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? सेल्फ एफिकेसी का मतलब होता है एक इंसान खुद को कितना कारगर समझता है। बहुत ध्यान से इस बात को समझना। सेल्फ एस्टीम में हमने क्या पढ़ा कि सेल्फ जो एस्टीम है वो 4 एरियाज में डिवाइडेड है ना। तो वो स्पेसिफिक होती है अलग अलग फील्ड्स में, उनको मिला के हम एक जनरल अपनी सेल्फ एस्टीम बना लेते हैं, वो अलग बात है। बट इन जनरल सेल्फ एस्टीम हमारी स्पेसिफिक एरियाज में अलग अलग हो सकती है, बट सेल्फ एफिकेसी जो है वो अलग नहीं होती। सिमिलर टॉपिक है बट थोड़ा सा डिफरेंस है, ध्यान से समझो डिफरेंस को। सेल्फ एफिकेसी होता है कि इंसान का ओवरऑल बिलीफ अपनी खुद की एबिलिटीज में। जैसे अगर तुमने शार्क टैंक में वो देखा हो, अमन अमन बोट का जो सीईओ है, वो क्या बोलता है, उसका एक बहुत फेमस वो डायलॉग है, हम भी कर लेंगे। ये जो हम भी कर लेंगे है ना, ये रिप्रेजेंट करता है हाई सेल्फ एफिकेसी को। क्यों? डेफिनेशन रीड करो, ये मेन डेफिनेशन है सेल्फ एफिकेसी की, और ऊपर वाली जो लाइन मैंने लिखी है ये इजी डेफिनेशन है। अगर तुम्हें बाय चांस ना समझ आए दूसरी वाली, या ये ना याद हो पाए, तो ये वाली लिख देना, इससे भी काम चल जाएगा। पर मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि बढ़िया मुश्किल डिफाइन याद करके देखो, ये इसका असली मतलब समझाती है। क्या है इसको देखो, a person who believes that he or she has the ability or behavior that is required to or particular situation demonstrates high self efficacy। क्या मतलब वो इसका? एक ऐसा इंसान जिसको लगता है कि मेरे अंदर गुदा है, मेरे अंदर हिम्मत है, मैं कर दूंगा भाई, मैं जो भी सिचुएशन हो उसको पार कर जाऊंगा, इस इंसान में हाई सेल्फ एफिकेसी होती है। ये डेफिनेशन क्या बोल रही है कि सेल्फ एफिकेसी एक इंसान के बिलीव को कहा जाता है, एक इंसान के भरोसे को कहा जाता है। अगर एक इंसान को अपनी ओवरऑल एबिलिटीज में बिलीव है, भरोसा है कि चाहे कोई भी सिचुएशन हो मैं तो कर ही लूंगा, मैं तो इसको पार कर ही लूंगा, इसको कहा जाता है हाई सेल्फ एफिकेसी। व्हाट इज सेल्फ एफिकेसी? एक इंसान का ओवरऑल बिलीफ अपनी ओवरऑल एबिलिटीज में, एक इंसान को यह लगना कि जो भी कुछ इस सिचुएशन को चाहिए, जो भी कुछ इस सिचुएशन को सक्सीड करने के लिए रिक्वायर्ड है, मेरे पास वो सब है, वट एवर द सिचुएशन इज। चाहे वो सिचुएशन ये हो कि जिंदगी की कोई दिक्कत है, घर में चोर घुस गए, कैसे मैनेज करोगे? मैं कर लूंगा। पेपर आ रहा है, 2 दिन है, मैं पढ़ लूंगा, मैं कर लूंगा। ये जो भरोसा है ना जिंदगी की ओवरऑल सिचुएशंस को सक्सीड करने का, इसको कहा जाता है सेल्फ एफिकेसी। जिसमें ये भरोसा होता है उसके अंदर हाई सेल्फ एफिकेसी है, और जिसको ओवरऑल ही अपने ऊपर इतना भरोसा नहीं होता, जिसको लगता नहीं मैं तो नहीं कर पाऊंगा, ऐसे होते हैं लोग, उनके अंदर लो सेल्फ एफिकेसी होती है। एंड डोंट वरी, अगर तुम्हारे अंदर ऐसा भी है कि लो सेल्फ एफिकेसी है, एल्बर्ट बेंड्यूरा कह रहा है सेल्फ एफिकेसी कैन बी डेवलप्ड। एंड मैंने क्यों बोला एल्बर्ट बेंड्यूरा कह रहा है? क्योंकि एल्बर्ट बेंड्यूरा की सोशल लर्निंग थ्योरी पे बेस्ड है ये सेल्फ एफिकेसी कॉन्सेप्ट। इससे हमें क्या समझ आता है कि अगर तुम्हारी एफिकेसी लो भी है तो तुम उसको सीख सकते हो। तुम अपने आप को ऐसे लोगों से घेरो जिनकी सेल्फ एफिकेसी हाई है, उनको देख के तुम भी अपने अंदर सेल्फ एफिकेसी को डेवलप करवा सकते हो। तो सेल्फ एफिकेसी कैन बी डेवलप्ड बाय ऑब्जर्विंग गुड रोल मॉडल्स आपके आसपास, है ना। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी तुम लिख सकते हो। तो सेल्फ एफिकेसी डेवलप हो सकती है। सेल्फ एफिकेसी एल्बर्ट बेंड्यूरा के सोशल लर्निंग थ्योरी पे बेस्ड है, इस पे ज्यादातर एमसीक्यू आता है, तो इसको ध्यान देना। और होती क्या है वो तुम्हें डेफिनेशन समझ आ गई। अब इजी डिफाइन पे चलते हैं, आसान वाली डेफिनेशन। लोग अलग अलग किस्म के होते हैं। कई लोगों को ऐसा लगता है कि उनकी जिंदगी का कंट्रोल उनके अपने हाथ में है, और कई लोगों को ऐसा लगता है कि उनकी जिंदगी का कंट्रोल लक के हाथ में है, फेट, किस्मत पे डिपेंडेंट है उनकी जिंदगी। जिनको लगता है कि जिंदगी लक, फेट, किस्मत पे डिपेंडेंट है, उनकी सेल्फ एफिकेसी लो होती है। जिनको लगता है जिंदगी का कंट्रोल मेरे अपने हाथ में है, उनकी सेल्फ एफिकेसी हाई होती है। अब जिसको ये टॉपिक समझ आया हो और जिसको सेल्फ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट वाला टॉपिक समझ आया था, वो इस बात से रिलेट कर पाएगा और एग्री करेगा जो मैं अभी बोलने वाला हूं। सेल्फ एफिकेसी हाई उन लोगों की होती है जो अपने आप को सेल्फ एज सब्जेक्ट समझते हैं। क्यों बोला मैंने, मुझे बताना कमेंट में अगर तुम्हें समझ आया तो, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। एस्टीम समझ आ गया, एफिकेसी समझ आ गया। अब हमने बात करनी है सेल्फ रेगुलेशन की,
सेल्फ रेगुलेशन क्या होता है? सेल्फ रेगुलेशन का मतलब है हमारी एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज एंड मॉनिटर आवर बिहेवियर। तुम्हारी एबिलिटी कि तुम अपने बिहेवियर को ऑर्गेनाइज और मॉनिटर कर सकते हो, रेगुलेट करना ओवरऑल, है ना, वही हमारा सेल्फ रेगुलेशन है। कि मैं मतलब ये क्या होता है तुम्हें पता है, मैं समझा नहीं रहा हूं उसको। सेल्फ रेगुलेशन यार, खुद को रेगुलेट करना। लिखोगे कैसे? कैसे खुद को ऑर्गेनाइज किया जाता है और मॉनिटर किया जाता है, ये दो शब्द लिखने होते हैं, बाकी बना के कुछ भी एग्जांपल वगैरह आप दे सकते हो। अब एक बात ध्यान सुनना, जो चीज जरूरी है, सेल्फ रेगुलेशन के अंदर क्या चीज आती है? सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल छोटा वर्ड है, नैरो टर्म है, और सेल्फ रेगुलेशन वेग वर्ड है, बड़ा शब्द है। सेल्फ रेगुलेशन के अंदर आता है सेल्फ कंट्रोल, क्योंकि रेगुलेशन में तो बहुत कुछ आता है, नया बिहेवियर पैदा करना, गलत बिहेवियर को रोकना, कम करना, जो अच्छे बिहेवियर है उनको और इंक्रीज करना। पर सेल्फ कंट्रोल एक स्पेसिफिक चीज है, क्या होती है आप समझते हैं। सेल्फ कंट्रोल को कैसे डिफाइन किया जाता है? सेल्फ कंट्रोल मतलब लर्निंग टू डिले और डेफर द ग्रेटिफिकेशन ऑफ नीड्स। ग्रेटिफिकेशन का बेसिकली मतलब होता है सेटिस्फेक्शन जो तुम्हें मिलती है एक नीड पूरा होने के बाद। ग्रेटिफिकेशन मतलब कि भाई पिज्जा की क्रेविंग हुई और मैंने जोमेटो खोला, पिज्जा मंगाया, पिज्जा का डब्बा सामने रखा, खोल के बढ़िया खा गया। मोमोज का मन किया, मोमोज तोड़ रहा हूं, चटनी में डुबा रहा हूं, आहा। अब ये जो मुझे मजे आए, ये मजे ग्रेटिफिकेशन है। तो वो जो मजे तुम्हें आते हैं अपनी नीड्स पूरी होने के बाद, उसको ग्रेटिफिकेशन कहा जाता है। इस सेटिस्फेक्शन ऑफ नीड को जब हम डिले कर दें, कि मेरा मन किया मोमोज खाने का, सच में कर गया एग्जांपल देके, पर मैं कहूं नहीं अभी नहीं खाने, वीकेंड पे खाएंगे, इसको कहा जाता है सेल्फ कंट्रोल। कि मैंने अपनी अभी वाली नीड को कंट्रोल कर लिया, काबू कर लिया, अब मैं कह रहा हूं कुछ समय बाद उसको पूरा करेंगे। दिस इज कॉल्ड सेल्फ कंट्रोल, राइट? ये समझ आ गया तुम्हें? अब इसके बाद सेल्फ कंट्रोल कैसे किया जाता है? 3 टेक्निक्स है इसकी। सेल्फ कंट्रोल के लिए 3 टेक्निक दी गई है। अगर लिखना होता, इतने बड़े बड़े नोट्स बनाए, मैं यहाँ पे लिख सकता था ना, इसको डिफाइन कर देता एक एक लाइन में। क्यों नहीं किया? क्योंकि तुम एग्जाम्पल के थ्रू भी इसको डिफाइन कर सकते हो। इसको डिफाइन करना जरूरी ही नहीं है, मतलब कि कोई टेक्निकल वर्ड नहीं है इसमें। ऑब्जर्वेशन ऑफ योर ऑन बिहेवियर, मतलब क्या हुआ? अपने बिहेवियर्स को ऑब्जर्व करो। जैसे मुझे समझ आया कि नितिन भाई तू गलत कर रहा है यार, तेरे इंस्टाग्राम पे खाना ही खाना आ रहा है, कभी कोई मोमोज खा रहा है, कभी कोई फूड ब्लॉगर कहीं जा रहा है ना, वो वड़ा पाव वाली दीदी की वीडियो आई जा रही है, तो मेरे भाई ये गलत कर रहा है तू। मैंने ऑब्जर्व किया कि मैं बिहेवियर ही गलत कर रहा हूं, मैं वीडियोज ही उनकी देखता रहता हूं, तो मुझे तो मन करेगा ही खाने का। तो फिर मैंने क्या किया, अपने आप को इंस्ट्रक्ट किया, ओए नहीं, अनफॉलो कर सबसे पहले तो। खुद के बिहेवियर को ऑब्जर्व करना, क्या गलत कर रहे हो उसको समझना, फिर अपने आप को इंस्ट्रक्ट करना, जो गलत कर रहे हो उसको ना करने की हिदायतें देना खुद को, और फिर फाइनली तुम अपने आप को रीइंफोर्स कर सकते हो। कैसे रीइंफोर्स कर सकते हो? कि अपने आप को पॉजिटिव कुछ रिवॉर्ड दे दिया। नितिन, अगर तूने पूरे हफ्ते कुछ नहीं खाया जंक फूड, मैं हर दूसरे दिन खा रहा हूं ना, तो अगर तूने पूरे हफ्ते नहीं खाया तो जा, तेरे को अपने आप को तू ट्रीट दे, हर वीकेंड पे चले जा बर्गर किंग, और बर्गर किंग का पूरा डबल पैटी वाला वूपर खा जा, तू जो तेरी इच्छा है वो कर। रीइंफोर्समेंट हो गई, है ना? खुद को रीइंफोर्समेंट दे सकते हो, कुछ पॉजिटिव दे सकते हो एक डिजायर्ड बिहेवियर करने के बाद, इससे तुम अपना सेल्फ कंट्रोल बढ़ा सकते हो। तुम खुद को इंस्ट्रक्ट कर सकते हो गलत कामों को ना करने के लिए, और तुम अपने बिहेवियर को ऑब्जर्व कर सकते हो ये जानने के लिए कि क्या क्या गलत कर रहे हो। दैट इज सेल्फ रेगुलेशन। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। अगला टॉपिक हमारा है कल्चर एंड सेल्फ। कल्चर एंड सेल्फ क्या है? कल्चर एंड सेल्फ के अंदर हम समझते हैं कि हमारा जो सेल्फ है, जो हमने अभी समझा कि एक इंसान खुद को कैसे देखता है, खुद को कैसे एक्सपीरियंस करता है, खुद को कैसे फील करता है, वो हमारे कल्चर पे डिपेंडेंट है। क्या बोल रहा है? तुम खुद को कैसे देखते हो उसमें भी कल्चर का रोल है। कैसे रोल है, अब इसको समझो। ये दिख रहा है तुम्हें बहुत बढ़िया सा एक डायग्राम? ये है तुम्हारा वेस्टर्न पर्सपेक्टिव और ये है हमारा इंडियन पर्सपेक्टिव। वेस्टर्न पर्सपेक्टिव में हम क्या देख सकते हैं कि जो इंसान है, जो सेल्फ है, जो इंडिविजुअल है, वो अलग है। यहां पर हम क्या देख रहे हैं? जो अदर पीपल है, जो ग्रुप है हमारा, वो एक अलग इंडिविजुअल दिखाया गया, मतलब वो एक अलग ट्राइंगल में रिप्रेजेंट किया गया है। और यहां देखो भाई क्या हो रहा है, ग्रुप की गोदी में चढ़ के बैठा हुआ है इंडिविजुअल। क्या ऐसा नहीं होता है? मतलब कि एक एग्जांपल देता हूं तुम्हें, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं इसका जो असली मतलब है तुम्हें वो समझ आएगा। सोच के देखो कि जो जो तुम में से नॉनवेज नहीं खाता ना, ये उनके लिए एग्जांपल है, जो नॉनवेज नहीं खाता है, ठीक है? तुम नॉनवेज नहीं खाते हो और अब सोचो क्या तुम नॉनवेज खा सकते हो? क्या तुम खाओगे? मतलब मान लो तुम्हारी इच्छा है खाने की, क्या फिर भी तुम खा सकते हो? बहुत आसानी से खा सकते हो।
अगर तुम खा सकते हो तो अच्छी बात है, अगर तुमने बोला हाँ मैं तो आसानी से खा सकता हूँ, वो तो मेरी इच्छा है, मैं नहीं खाता, पर अगर तुमने बोला हाँ मैं आसानी से खा सकता हूं, तो कहीं ना कहीं तुम वेस्टर्न पर्सपेक्टिव ऑफ सेल्फ को फॉलो कर रहे हो। क्योंकि अकॉर्डिंग टू द बुक इंडियन पर्सपेक्टिव ऑफ सेल्फ पता है क्या बोलता है? जैसे फॉर एग्जांपल मैं नहीं खाता, है ना, मैं हिंदू ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करता हूं भाई, और मेरे जो घर में माहौल है ऐसा, कोई भी नहीं खाता बचपन से, मतलब मैं ऐसा बिल्कुल अंडा तक नहीं खाते हम लोग। मान लो मेरी इच्छा हो खाने की, भाई मैं तब भी नहीं खा पाऊंगा। आई एम अ फुल ग्रोन अडल्ट मैन, आई कैन ईट बट आई वोंट बी एबल टू ईट दैट। क्यों? क्योंकि जब मैं कुछ खाने के बारे में सोचूंगा ऐसा नॉनवेज, मेरे दिमाग में क्या आएगा? मेरा ग्रुप, मेरा समाज, मेरी फैमिली। ओ माय गॉड, ब्राह्मण फैमिली, मैं कैसे खा सकता हूं? अरे मम्मी चप्पल फेंक के मारेंगी, घर से निकाल देंगे, अंडे की बात भी करी तो बेसिकली हमने अपने बारे में सोचा। अबे मैंने क्या खाना है, मेरा पेट है, मैं एक अलग इंसान हूं, इंडिविजुअल हूं। जब मैं इस बारे में सोचता हूं, तब भी मेरा ग्रुप मेरे बीच में आ जाता है। और यहां पर शिफ्टिंग नेचर की बाउंड्री है, ये दिख रहा है तुम्हें एरो? क्या दिखाता है एरो? कि कभी तो तुम इंडिविजुअल बन जाते हो कि ठीक है तुम्हारे पास अपनी इंपॉर्टेंस है, ले सोच लेना क्या खाएगा। हाँ तू पिज्जा खा ले, बर्गर खा ले, जो तेरी इच्छा वो खा। ओ ना ना बेटे, नॉनवेज नहीं खाएगा, तू हमारा पार्ट है। कभी भी ग्रुप तुम्हें खींच के, जो ट्रायंगल रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब एरो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कभी भी तुम्हें खींच के ग्रुप का हिस्सा बना लिया जाएगा कि भाई तुम हमें रिप्रेजेंट करते हो, तुम ये काम नहीं कर सकते। और कभी भी तुम्हें छोटा कर दिया जाएगा, ले तू इंडिविजुअल है, तू अलग है, तो अपने आप कर ले जो करना है। तो बेसिकली ये इसका मेन पर्पज है, इस टॉपिक का मेन सार ये है जो मैंने तुम्हें समझाया, कि वेस्टर्न पर्सपेक्टिव में जब लोग अपने बारे में सोचते हैं, अपने सेल्फ के बारे में सोचते हैं, तो ग्रुप बीच में नहीं आता। उनकी सोच में ग्रुप आता ही नहीं है, वो इंडिपेंडेंटली अपने डिसीजन यूं लेते हैं कि भाई मेरी लाइफ है, मेरी चीज है, क्योंकि ग्रुप अलग है, मैं अलग हूं। पर यहां पर हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, हम ग्रुप को रिप्रेजेंट करते चलते हैं, ग्रुप का ही हिस्सा अपने आप को मानते हैं। क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है इस पे बात नहीं कर रहे हैं, बहुत से मायनों में ये पॉजिटिव भी है। आज एक 25 साल का 26 साल का लड़का या लड़की भी घर पे बैठी है, कुछ नहीं, मतलब वो कुछ काम नहीं कर रही, फॉर एग्जाम्पल यहाँ एक इंडियन बाप एक इंडियन माँ साथ में आके खड़ी होती है, हाँ भाई तो हमारा पार्ट है, क्या हो गया, डर क्यों रहा है, हम करेंगे ना, संभाल लेंगे, डर मत, टेंशन मत ले, तो हमारा हिस्सा, हमारा पार्ट है तू, ये पॉजिटिव भी है। और वहां पर फिर वो इंडिपेंडेंसी है पूरी, हाँ नहीं है तो बेटा जाओ करो अपना, हमें क्या पता। तो पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं है, बात सिर्फ इतनी सी है, यहाँ इंडिविजुअल को अलग माना जाता है, ग्रुप को अलग माना जाता है, और यहाँ इंडिविजुअल को ग्रुप का ही हिस्सा समझा जाता है, उसका पार्ट समझा जाता है। तो अब इन पॉइंट्स को रीड करो, तुम अपने आप ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आएगा। ये पॉइंट तुम्हारे लिए मैंने सीधे सीधे बना के रखे हैं इन नोट्स में, जो हमें डिफरेंस को क्लियर करते हैं कि वेस्टर्न व्यू और इंडियन व्यू एक दूसरे से कैसे अलग है। तो पहला पॉइंट क्या कहता है? बाउंड्रीज अपीयर्स टू बी रिलेटिवली फिक्स्ड। जो हमारी बाउंड्रीज है, यहां तुमने देखा ना, वो ट्रायंगल अलग था, ये ट्रायंगल बिल्कुल अलग है, तो फिक्स बाउंड्रीज है, अपनी अपनी एक भी फिक्स बाउंड्री, भाई ये मैं हूं ये तू है। यहां पर शिफ्टिंग नेचर की बाउंड्री है, कभी तो इंडिपेंडेंट दे दी और कभी कहा, हाँ बेटे इधर इधर कहा, हमारे हिस्सा हो तुम, ऐसे कैसे कर लोगे। यहां पर डाइकोटमी बिल्कुल क्लियर है, डाइकोटमी मतलब होता है डिवीजन, यहां पर एक क्लियर डिवीजन है। वेस्टर्न पर्सपेक्टिव में दो ट्रायंगल अलग अलग है, क्लियर डिवीजन है। यहां पर कोई क्लियर डाइकोटमी, डाइकोटमी मतलब लिख लो डिवीजन, डिवीजन यहां क्लियर नहीं है। यहां पर ये दोनों जने सेल्फ और ग्रुप दो अलग अलग डिफरेंट एंटिटीज की तरह रहते हैं, कि भाई तू अलग है मैं अलग हूं, और यहां पर वो सेपरेटेड ही नहीं है। मैंने बोला ना, गोदी में चढ़ के बैठा हुआ इंडिविजुअल ग्रुप की, तो सेपरेटेड कैसे है? इन्हीं पॉइंट्स की वजह से इंडियन व्यू को कलेक्टिविस्टिक व्यू कहा जाता है, और वेस्टर्न व्यू को इंडिविजुअलिस्टिक व्यू कहा जाता है। आई होप ये टॉपिक तुम्हें बढ़िया तरीके से समझ आया होगा। ज्यादा से ज्यादा ना बोर्ड के पेपर में एक्चुअली ये 3 या 4 नंबर में आता है, तो मैक्सिमम मार्क्स लिख रहा हूं 4 नंबर में आ सकता है। 4 नंबर में चारों पॉइंट तुम्हारे लिए यहाँ पर लिख के रखे हैं नोट्स में, तुम लोग इसको लिख सकते हो, याद कर सकते हो, पढ़ सकते हो। अगेन रिपीटिंग, नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, जरूर चेक कर लेना डिस्क्रिप्शन, और नोट्स को अपने पास रख लो। प्रिंट भी तुम इसको करवा सकते हो, प्रिंटेबल पीडीएफ वी विल शेयर विद यू। ओके फाइन, नाउ अरे वाह, सेल्फ खत्म, इतना ही था सेल्फ के बारे में। अब आगे स्टार्ट करते हैं, पर्सनैलिटी क्या होता है। पर्सनैलिटी वर्ड परसोना वर्ड से निकल के आया, एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है कई बार। तो पर्सनैलिटी वर्ड क्या है? परसोना वर्ड से निकल के ये वर्ड आया है, जिसका मतलब होता है मास्क, जो रोमन थिएटर के लोग पहनते थे। याद कर लेना, फैक्ट है। परसोना मास्क को कहा जाता था लैटिन लैंग्वेज में, जो रोमन थिएटर के लोग मतलब पहना करते थे अपने फेशियल एक्सप्रेशन को चेंज करने के लिए। पर्सनैलिटी की डेफिनेशन क्या होती है? देखो, इस चैप्टर को मतलब पर्सनैलिटी के बारे में चैप्टर आ गया हमारा पूरा, तो तुम्हें पर्सनैलिटी की डेफिनेशन बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। पर्सनैलिटी को डिफाइन करने के दो तरीके होते हैं, पर्सनैलिटी को डिफाइन करने के दो तरीके होते हैं। या तो ये कह लो कि एक इंसान के एंड्योरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब कि एक इंसान के यूनिक और रिलेटिवली स्टेबल क्वालिटीज,
एक इंसान की स्टेबल क्वालिटीज या एंड्योरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स जो चैप्टर 1 में पढ़ा था, और या फिर ये कह लो कि एक इंसान कैसे रिस्पॉन्ड करता है, वेज ऑफ रिस्पॉन्डिंग। स्टेबल वेज ऑफ रिस्पॉन्डिंग या स्टेबल क्वालिटीज को पर्सनैलिटी कहा जाता है। मतलब जैसे मान लो मेरी स्टेबल क्वालिटी है कि मैं हेल्पफुल बंदा हूं, फॉर एग्जाम्पल मैं हेल्पफुल हूं, तो ये मेरी क्वालिटी है। और अगर मेरी क्वालिटी हेल्पफुल है तो मैं रिस्पॉन्ड कैसे करूंगा, हेल्पफुल वे में रिस्पॉन्ड करूंगा। तो अल्टीमेटली बात बिल्कुल सेम ही है, चाहे हम ये बोलें कि एक इंसान कैसे रिस्पॉन्ड करता है, या हम ये बोलें कि एक इंसान की क्या स्टेबल क्वालिटीज हैं, वही उसकी पर्सनैलिटी को कहा जाता है। तो दो तरीके पर्सनैलिटी डिफाइन करने के, तुम्हारे वेज ऑफ रिस्पॉन्डिंग, स्टेबल वेज ऑफ रिस्पॉन्डिंग, जैसे यहां पर कैरेक्टरिस्टिक वेज ऑफ रिस्पॉन्डिंग लिखा है, या फिर रिलेटिवली स्टेबल क्वालिटीज या कैरेक्टरिस्टिक्स एक इंसान की। ठीक है भाई, ये होता है पर्सनैलिटी। अब पर्सनैलिटी के चार फीचर ये भी पढ़ लेते हैं। पर्सनैलिटी के चार फीचर क्या होते हैं, पर्सनैलिटी के फीचर पे क्वेश्चन बनता है ज्यादातर, मतलब इसमें क्वेश्चन आता है, ध्यान से इसको याद करना, स्टार बना लो, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहला फीचर, पर्सनैलिटी में फिजिकल और साइकोलॉजिकल दोनों एस्पेक्ट्स आते हैं, पर्सनैलिटी में फिजिकल साइकोलॉजिकल दोनों इससे आते हैं। दूसरा, पर्सनैलिटी सबकी यूनिक होती है, पर्सनैलिटी का एक्सप्रेशन सबका यूनिक होता है। जैसे मान लो दो एक्सट्रोवर्ट लोग भी हैं, ठीक है, तुम भी एक्सट्रोवर्ट हो, मैं भी एक्सट्रोवर्ट हूं, अब फिर भी हमारा बिहेवियर थोड़ा तो अलग होगा ना यार। दो एक्सट्रोवर्ट में से एक एक्सट्रोवर्ट थोड़ा ज्यादा एक्सट्रोवर्ट होगा, वो हर जगह बोलता होगा, जो दूसरे वाला है वो पर्टिकुलर हो सकता है भाई इस कंटेक्स्ट में ज्यादा बोले, दूसरे में थोड़ा कम बोले। दो इंट्रोवर्ट हैं, वो भी थोड़े बहुत एक दूसरे डिफरेंट हो सकते हैं। तो पर्सनैलिटी सबकी थोड़ी थोड़ी यूनिक होती ही है, तो हर बंदे की पर्सनैलिटी यूनिक होती है, ये एक फीचर है। इसमें फिजिकल साइकोलॉजिकल दोनों कंपोनेंट आते हैं, ये दूसरा फीचर है। और तीसरा फीचर हम बोल सकते हैं कि पर्सनैलिटी के जो मेन फीचर है वो जल्दी नहीं बदलते। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा है तुमने पॉलिटिकल साइंस में, कि फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं बदला जा सकता, राइट। इंडिया एक सॉवरेन कंट्री है, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, ये इसका फंडामेंटल है, फंडामेंटल एस्पेक्ट को नहीं बदल सकते तुम कॉन्स्टिट्यूशन के। हाँ, कुछ कुछ लॉज अमेंड किए जा सकते हैं। सिमिलरली पर्सनैलिटी के साथ भी खेल है कि पर्सनैलिटी में क्या होता है, पर्सनैलिटी जो मेन क्रक्स है तुम्हारी पर्सनैलिटी का, जो तुम्हारी पर्सनैलिटी का कोर है, उसको बदलना आसान नहीं है। पर पर्सनैलिटी के चौथा फीचर इसके साथ ही समझो, पर पर्सनैलिटी हमारी डायनेमिक भी है, मतलब कि इसकी कुछ कुछ चीजें इंटरनल या एक्सटर्नल डिमांड के हिसाब से बदली भी जा सकती हैं। तो क्या चार फीचर तुमने समझने हैं, पर्सनैलिटी हमारी फिजिकल और साइकोलॉजिकल दोनों कंपोनेंट से बनती है, पर्सनैलिटी सबकी यूनिक होती है, पर्सनैलिटी के मेन फीचर आसानी से नहीं बदले जाते, पर पर्सनैलिटी के कुछ कुछ फीचर बदले भी जा सकते हैं। ये है हमारे चार मेन फीचर्स ऑफ पर्सनैलिटी। फाइन, इसके बाद अब हमने आना है अपनी मेन थ्योरीज पे, और थ्योरीज हमारी कुछ अप्रोचेस के अंदर डिवाइडेड है। पहली चीज मैं तुम्हें बता दूं, इस चैप्टर में अब हमने 20 थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी पढ़नी है, तो थोड़ा सा बगल अप अपना, मतलब थोड़ा सा जोश बढ़ा लो। आई नो वीडियो थोड़ी सी अभी तुम्हें लगेगा लेंदी हो गई है, थक रहे हो, बट नो, पढ़ना है ना, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 13 नंबर का आएगा बोर्ड एग्जाम में, छोड़ दोगे क्या, पढ़ोगे, मैं भी खड़ा हूं तुम्हारे सामने पढ़ा रहा हूं, बगल अप, हिम्मत बनाओ और फोकस पूरा यहां पे रखो। अगर लग रहा है नींद आ रही है, मुंह मूद हो गया, मुझे नहीं पता, पर पढ़ना है, समझना है, ठीक है। सो फोकस है ना, बहुत सारी अप्रोचेज हैं, स्टार्ट करते हैं एक एक करके फुल अटेंशन के साथ। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपनी टाइप अप्रोच ऑफ पर्सनैलिटी। टाइप अप्रोच क्या होती है, टाइप अप्रोच का मतलब होता है ऐसी अप्रोच जो पर्सनैलिटी को ना क्लस्टर्स में डिवाइड करती है, मतलब कि ग्रुप्स में डिवाइड करती है। जैसे इसमें दो एंशिएंट थ्योरी पढ़ेंगे हम सबसे पहले। टाइप अप्रोच का मतलब क्या बताया मैंने, टाइप अप्रोच हमारी, ये वर्ड याद रखो, लिखोगे तुम, हमारी सिमिलैरिटी के बेस पे, सिमिलैरिटी के बेस पे हमें ग्रुप्स में डिवाइड करती है, सिमिलैरिटी के बेस पे ग्रुप्स बना देती है लोगों के। जैसे हर बंदा जो, जैसे तुम्हें इजी वाला एग्जांपल देता हूं, जो जो बंदा ज्यादा बोलता है, जो जो बंदा ज्यादा इंटरेक्ट करता है लोगों से, उसको क्या बोलते हैं, एक्सट्रोवर्ट। जो जो बंदे चुप रहते हैं उनको क्या बोलते हैं, इंट्रोवर्ट। क्या किया, सिमिलैरिटी के बेस पे ग्रुप्स बना दिए। इस अप्रोच को टाइप अप्रोच कहा जाता है, ये टाइप अप्रोच की डेफिनेशन है। उसके बाद पहली थ्योरी इसके अंदर जो आती है वो एंशिएंट थ्योरी है, ये है एंशिएंट वेस्टर्न थ्योरी। और ये जो बाद में पढ़ेंगे चरक संहिता, ये क्या है, एंशिएंट इंडियन थ्योरी। ये कुछ कुछ डिटेलिंग होती है, इसको समझना होता है। एंशिएंट वेस्टर्न थ्योरी हिपोक्रेट ने दी, एंशिएंट इंडियन थ्योरी टाइप अप्रोच में चरक संहिता ने दी। तो क्या होती है पहले ये समझते हैं, कुछ नहीं बताया, सिर्फ रटना है, सिर्फ याद करना है। यहाँ पे हिपोक्रेट ने सिर्फ इतना बोला, ग्रीक फिजिशियन था, वो कह रहा है भाई दुनिया में ना चार तरीके के लोग हो सकते हैं,
सैंग्विन, फ्लेगमेटिक, मेलेंकोलिक, क्लोरिक। अपने फ्लो चार्ट्स में मैंने लिखा है इसके बारे में, थोड़ा सा वहां से पढ़ लेना, बट आइडिया बहुत सिंपल है। हिपोक्रेट कह रहा है 4 तरीके के लोग होते हैं जी, सैंग्विन, फ्लेगमेटिक, मेलेंकोलिक, क्लोरिक। क्या होते हैं कुछ नहीं बताया, बस इतना ही है, इतना लिख लो, कभी इस पे क्वेश्चन भी नहीं आया, आया तो 1-2 नंबर का आएगा, ये नाम तुमने लिखने होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू हिपोक्रेट दुनिया में कितने तरीके की पर्सनैलिटी टाइप्स हैं? 4 तरीके के, सैंग्विन, फ्लेगमेटिक, मेलेंकोलिक, क्लोरिक, दैट इज ऑल। आगे बढ़ते हैं। चरक संहिता, इंडियन एंशिएंट थ्योरी, इसने क्या बोला भाई? अगर तुम लोगों को थोड़ा सा हिस्ट्री का पता हो अपनी, तुमने ये वर्ड सुने होंगे, है ना, वात पित्त कफ दोष। तो अब ये थ्योरी बहुत ध्यान से समझना। चरक संहिता एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो आयुर्वेदा के कॉन्सेप्ट में बिलीव रखती है। इसने क्या बोला कि एक इंसान की पर्सनैलिटी में 2 एस्पेक्ट आते हैं। कई लोगों को लगता है ये थ्योरीज अलग अलग है, नहीं, एक ही थ्योरी है। इट्स लाइक दिस। चरक संहिता ने पर्सनैलिटी की थ्योरी अपनी कैसी दी? उसने बताया लोगों के अंदर 3 दोष होते हैं और 3 गुण होते हैं। लोगों के अंदर 3 गुण होते हैं, जब इंग्लिश में लिखते हैं तो गुणा लिख देते हैं उसको, राइट, तो और दोष को दोषाह लिख देते हैं, ये वही वाली बात है, बट हिंदी में बोलेंगे तो 3 दोष और 3 गुण, है ना। तो 3 दोष और 3 गुणों से मिलके एक इंसान की पर्सनैलिटी बनती है, और 3 दोषों में से कोई एक दोष ज्यादा डोमिनेंट होता है, और सिमिलरली 3 गुणों में से कोई एक गुण ज्यादा डोमिनेंट होता है। सब लोगों में तीनों दोष हैं, तीनों गुण हैं, पर कोई एक दोष और कोई एक गुण ज्यादा मात्रा में हमारे अंदर होता है, वो डोमिनेट करता है हमारी पर्सनैलिटी को, राइट। तो चरक संहिता ने बोला एक इंसान की पर्सनैलिटी कैसे बनी है, इसको ऐसे अगर फॉर्मूला में लिख के दिखाऊं, पर्सनैलिटी इज इक्वल टू 3 दोषेस प्लस 3 गुण। 3 गुण और 3 गुण और 3 दोषों से मिलकर बनी है एक इंसान की पर्सनैलिटी, और 3 दोषों में से कोई एक दोष डोमिनेंट होगा, 3 गुणों में से कोई एक गुण डोमिनेंट होगा, वही तुम्हारी पर्सनैलिटी को डिफाइन करेगा। अब होती क्या है, पढ़ लो। दोष को डिफाइन नहीं किया गया, दोष की सिर्फ नाम है, वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष। इनमें से कोई एक दोष तुम्हारे अंदर डोमिनेंट होगा, किसी और के अंदर कोई दूसरा दोष डोमिनेंट होगा। क्या होते हैं नहीं पता, मत जाओ डिटेल में, अभी के लिए इतना ही, क्लासों में बताया मैंने, बट अभी वन शॉट के लिए, है ना। वात पित्त कफ, 3 दोष के नाम तुमने याद कर रहे हैं। त्रिदोष, दैट इज ऑल। त्रिगुण क्या होता है? त्रिगुण का मतलब है 3 गुण, सत्वा गुण, रजस गुण, तमस गुण। सत्वा गुण को राम के गुणों से रिलेट किया जाता है, जैसे कि क्लीनलीनेस, डिसिप्लिन, ट्रुथफुलनेस, ड्यूटीफुलनेस, मर्यादा पुरुषोत्तम, एक ऐसा बंदा जो ट्रुथफुल है, सत्यवादी है, सत्वा वाले गुण है तुम्हारे अंदर, मतलब ज्यादा, अगर तुम ऐसे हो तो। रजस मतलब तुम्हारे अंदर जलन है दूसरों को लेकर, तुम ग्रेटिफिकेशन के भूखे हो, तुम्हें सेंसेशन चाहिए बहुत ज्यादा अपनी बॉडी में, राइट। तो बेसिकली रजस गुण वो होता है जो डिससेटिस्फाइड है लाइफ से, जो एरोगेंट है, यहाँ मतलब एरोगेंट वैसे मेन फीचर तमस का है, बट इसमें मतलब ऐसे लोग आ गए जो जलन करते हैं दूसरों से, मेटीरियलिस्टिक माइंडसेट है तुम्हारा, ऐसे लोग रजस गुण में आते हैं, एक बार इसको रीड कर लेना। तमस गुण उनमें हावी होता है जो एरोगेंट, लेथार्जिक, लेजी, डिप्रेस्ड, ऐसे लोगों के अंदर तमस गुण ज्यादा मतलब ज्यादा डोमिनेंस में होता है। तो ये 3 गुण और 3 दोष सब में है, कोई कोई एक किसी में डोमिनेंट होता है, ऐसे पर्सनैलिटी बनी है, जैसे यहां पर लिखा है ऑल 3 गुण आर प्रेजेंट इन ईच एंड एवरी पर्सन बट इन डिफरेंट डिग्रीज। हर गुण डिफरेंट डिग्री में होता है, कोई एक गुण डोमिनेंस में होगा, वो तुम्हारी पर्सनैलिटी को डोमिनेट करता है। ये हमारी दोनों एंशिएंट थ्योरीज थी, ये दोनों त्रिदोष और त्रिगुण, इंडियन एंशिएंट थ्योरी, और ये हमारी हिपोक्रेट की वेस्टर्न एंशिएंट थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस शेल्डन अप्रोच। शेल्डन ने क्या बोला? शेल्डन कहता है कि भाई 3 तरीके की पर्सनैलिटी दुनिया में हो सकती है। इसने ना बड़ा ही अजीबोगरीब बात करी। इस पर्सनैलिटी थ्योरी का बेसिस क्या है? इस पर्सनैलिटी थ्योरी का बेसिस है बॉडी बिल्ड प्लस टेम्परामेंट। टेम्परामेंट और बॉडी बिल्ड इस पर्सनैलिटी का बेसिस है। ये क्या बोलता है? तुम्हारा शरीर जिस तरीके का है, तुम्हारी पर्सनैलिटी वैसी है। अजीब बात है, तभी इसको क्रिटिसिज्म भी मिला है। एंडोमॉर्फ कौन होते हैं? जो बाय देयर बॉडी बिल्ड कैसे है? फैट, सॉफ्ट, राउंड। और बाय देयर टेम्परामेंट ये लोग कैसे होते हैं? ये लोग होते हैं रिलैक्स और सोशिएबल। मतलब इन शॉर्ट, अगर तुम फैट हो, अगर तुम थोड़े से हेल्थी बॉडी टाइप वाले हो, तो तुम लोगों से ज्यादा बातें करोगे, घुलोगे मिलोगे, ज्यादा बोलने वाले होगे। ये कहना चाह रहा है, एंडोमॉर्फ ऐसे होते हैं। एक्टोमॉर्फ क्या होते हैं? इनसे बिल्कुल उल्टे। अगर तुम पतले हो, बॉडी बिल्ड में लंबे हो, है ना, तो तुम मतलब इंट्रोवर्ट रहोगे। फिर तुम टेम्परामेंट के तरीके से कैसे हो, मतलब बिहेवियर कैसे करते हो? तुम इंट्रोवर्ट हो, तुम रिजर्व रहते हो, तुम ब्रेनी हो, क्रिएटिव हो, आर्टिस्टिक हो। और मेसोमॉर्फ क्या होते हैं? ये दोनों के बीच वाले। ये ना पतले हैं ना मोटे हैं, ये मस्कुलेचर बॉडी बिल्ड के हैं, ये मतलब बढ़िया रेक्टेंगुलर बॉडी बिल्ड रखते हैं अपना। और ये लोग कैसे होते हैं? ये एडवेंचरस होते हैं, करेजियस होते हैं।
फॉन्ड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, इनको फिजिकल एक्टिविटी बड़ी पसंद होती है। ऐसी स्टीरियोटिपिकल सी बातें शेल्डन ने यहां पर करी। एंडो मतलब मोटे वाले टाइप लोग, फैट वाले टाइप लोग जो कि सोशिएबल होते हैं, रिलैक्स्ड रहते हैं। और एक्टो मतलब उससे उल्टे थिन लॉन्ग फ्रिजाइल लोग, और ये इंट्रोवर्ट किस्म के होते हैं, रिजर्व रहते हैं, ब्रेनी होते हैं। मेसोमॉर्फ मतलब तगड़े किस्म की बॉडी बिल्ड वाले लोग, रेक्टेंगुलर बॉडी बिल्ड वाले लोग जो कि एडवेंचरस और फॉन्ड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी वगैरह होते हैं, करेजियस होते हैं। इस थ्योरी को बहुत क्रिटिसिज्म मिले क्योंकि भाई ऑब्वियसली गलत बात है, और पूरी टाइप अप्रोच ही ज्यादा सही नहीं मानी गई क्योंकि टाइप अप्रोच एक बंदे की इंडिविजुअलिटी को मारती है। इसीलिए इस अप्रोच के बाद ट्रेट अप्रोच और आई, जिसपे अभी हम बात करेंगे, ठीक है। सो नाउ आफ्टर शेल्डन वी हैव कार्ल यंग। कार्ल यंग की थ्योरी तुम सबको आती है, क्या है भाई? कुछ लोग इंट्रोवर्ट्स होते हैं, कुछ लोग एक्स्ट्रावर्ट होते हैं। क्या मैंने मार्क किया? देखो, एक्स्ट्रावर्ट लिखा है, एक्सट्रोवर्ट नहीं है। हम लोग आम लोग अपनी भाषा में जब बोलते हैं ना, तो हम बोलते हैं एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट ठीक है, बट एक्स्ट्रावर्ट, दे आर लिटिल एक्स्ट्रा। तो एक्स्ट्रावर्ट अब आज से बोलना चालू कर दो, ये पढ़ लेना, तुम्हें ऑलरेडी आता है। एक्स्ट्रावर्ट मतलब जो सोशिएबल है, आउटगोइंग है, लोगों से घुलते मिलते हैं, बात करते हैं। ये मतलब इंट्रोवर्ट मतलब रिजर्व्ड लोग जो अपना अपने में रहते हैं, है ना। ये कार्ल यंग की थ्योरी थी। अच्छा, एक तुम्हारी बुक में नहीं है बट इसने हमें ये भी बताया कि कुछ लोग बीच के भी होते हैं, मतलब जैसे कि ना इंट्रोवर्ट पूरे ना एक्सट्रोवर्ट पूरे, उनको बोला जाता है अभी क्या नाम था यार, मैं ही भूल गया, एम्बीवर्ट। एम्बीवर्ट, तो एम्बीवर्ट क्या होते हैं? एम्बीवर्ट वो लोग होते हैं जो इनके कहीं बीच में आते हैं, जो ना पूरी तरीके से इंट्रोवर्ट है ना पूरी तरीके से एक्सट्रोवर्ट है, और ज्यादातर लोग वही होते हैं। तो अगेन कोई भी इंसान अपने आप को पूरी तरीके से इंट्रोवर्ट नहीं कह पाता, एक्सट्रोवर्ट नहीं कह पाता। यही मैं बोल रहा हूँ ना, इसमें दिक्कत है, टाइप अप्रोच में दिक्कत है। तभी आगे ट्रेट अप्रोच आई, अभी आपको बताऊंगा कैसे। तो ये तुम्हें आती है थ्योरी है ना, कार्ल यंग की थ्योरी है। अच्छा, अपनी पहली यूट्यूब वीडियो में मैं इसको जंग बोल रहा था, जंग। फिर उसके बाद जब बीए करी, मास्टर्स करी साइकोलॉजी में, तब हमें समझ आया कि भाई अच्छा नहीं भाई, जंग नहीं, कार्ल यंग होता है ना। बहुत सी गलतियां इसके इंसान करता है। तो खैर, इसको आप लोग अब मेरी गलतियों से सीखो, इसको जंग नहीं बोलेंगे, इसको हम कार्ल यंग प्रोनाउंस करेंगे, ठीक है। नाउ फ्राइडमैन एंड रोजनमैन, ये लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसर्च कर रहे थे। इनका मुद्दा ये जानना था कि क्या एक इंसान को पर्सनैलिटी टाइप की वजह से कोई दिक्कत हो सकती है। मतलब जस्ट बिकॉज तुम इस टाइप की पर्सनैलिटी रखते हो इसलिए तुम्हें ऐसी ऐसी दिक्कतें होने के चांस हो। और आयरॉनिकली इनकी रिसर्च में आया, हाँ हमें लगा कि ऐसा नहीं होगा, पर ऐसा आया। क्या आया? देखो, इन्होंने बोला टाइप ए वाले वो लोग होते हैं जिनकी पर्सनैलिटी ऐसी होती है कि जो ना बहुत ज्यादा हाईली मोटिवेटेड रहते हैं, जिनके अंदर पेशेंस की बहुत कमी होती है, जिनको हमेशा अपने सर पे बोझ लगा रहता है कि अबे अभी ये भी करना है, ये भी करना है। इनके शोल्डर हमेशा ऐसे रहते हैं, स्टिफ। आपने नोटिस करना जरा, तुम्हारे शोल्डर ऐसे थे या रिलैक्स थे? नहीं थे रिलैक्स, ज्यादातर लोग यू रहते हैं, यू। अबे क्यों भाई, रिलैक्स करो ना, छोड़ो ना ढीला इनको। सो अगर तुम हाईली मोटिवेटेड हो, अगर तुम्हारे अंदर पेशेंस नहीं है, हमेशा बोझ लगता है कामों का, अभी ये भी करना है, वो भी करना है, कुछ नहीं कर पा रहा मैं, तो अगर तुम्हारी पर्सनैलिटी टाइप ए वाली है, तो अनफॉर्चुनेटली अकॉर्डिंग टू दिस रिसर्च जो फ्राइडमैन रोजनमैन ने करी, ऐसे लोगों को दिक्कत होती है हाइपरटेंशन और कोरोनरी हार्ट डिजीज, मतलब चांसेस है। तो जो लोग इस तरीके से बिहेव करते हैं, हाईली मोटिवेटेड, मतलब हमेशा बर्डन विद वर्क, रिलैक्स ना कर पाना, हमेशा सर पे बोझ महसूस होना, राइट, और हमेशा एक पेशेंस की कमी होना, ऐसे लोगों को ये दिक्कतें होने के चांसेस रहते हैं। अब जो दूसरे टाइप है, टाइप बी, टाइप बी इन्होंने बताया अपोजिट ऑफ टाइप ए, जिनके अंदर लो मोटिवेशन हो जाएगी, दे हैव अ लॉट ऑफ पेशेंस, दे कैन इजीली रिलैक्स, लेड बैक पर्सनैलिटी। हाँ ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, ऐसी वाली पर्सनैलिटी हमारी टाइप बी पर्सनैलिटी होती है। बट एक गुड न्यूज ये है कि टाइप बी वालों को जस्ट बिकॉज ऑफ देयर पर्सनैलिटी कोई दिक्कत होने के चांस नहीं है, अनलाइक दी टाइप ए पर्सनैलिटी, है ना। तो ये टाइप ए टाइप बी हो गया। फिर टाइप सी पर्सनैलिटी किसने दी? मॉरिस ने। अब ये बात ध्यान समझना, टाइप ए टाइप बी वाज गिवन बाय फ्राइडमैन एंड रोजनमैन, पर टाइप सी पर्सनैलिटी मॉरिस ने दी, और टाइप डी पे अभी रिसर्च चल रही है। तो मॉरिस सिमिलर रिसर्च पेपर छाप रहा था, सिमिलर रिसर्च पेपर कर रहा था, तो उसने बोला भाई मुझे भी अपनी ही थ्योरी में इंक्लूड कर लो ना। तो फ्राइडमैन रोजनमैन उसकी बात को माने, और अब हम सबको एक साथ पढ़ते हैं। मॉरिस का कंट्रीब्यूशन है टाइप सी। मॉरिस ने बोला कि टाइप सी पर्सनैलिटी किसको कहा जाता है। अब सी से तुम्हें जितने भी वर्ड आते हैं सभ्य वाले, उन वर्ड्स को तुम यहां पर लिख सकते हो, जैसे कि ये होते हैं कंप्लायंट शो करते हैं, ये लोग कोऑपरेटिव होते हैं, ये लोग मतलब दूसरों की बातों को मान लेते हैं, तो दे आर कंप्लायंट, दे आर प्रोन टू कैंसर, है ना। और सबसे जरूरी चीज जो किसी से स्टार्ट नहीं होती है बट इंपॉर्टेंट है, दैट इज नेगेटिव इमोशन को सप्रेस करना। टाइप सी क्या है? टाइप सी वो लोग हैं जो
दूसरों की रिक्वेस्ट को मना नहीं कर पाते, बहुत कंप्लायंस शो करते हैं। कंप्लायंस का मतलब होता है कंप्लाई करना दूसरों की रिक्वेस्ट के साथ, है ना, मतलब कि मान जाना उनकी बातें। तो ये लोग कंप्लायंस शो करते हैं, एग्रीएबल होते हैं, बहुत हाँ 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 मिलाते हैं लोगों के साथ, बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव होते हैं, अपनी मन की बातें दूसरों को नहीं कहते हैं, है ना, स्पेशली नेगेटिव थॉट को अपने एक्सप्रेस नहीं करते हैं, नेगेटिव इमोशन को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, इसको अपने मन में दबा लेते हैं। इसकी वजह से, या पता नहीं किसी भी और वजह से, इन लोगों को रिसर्च पेपर में ये मिला, ऐसे लोगों के अंदर कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मॉरिस ने बोला जैसे टाइप ए वालों को ऐसी दिक्कत हो सकती है, टाइप सी वालों को ऐसी दिक्कत हो सकती है, राइट। और फिर टाइप डी भी, मतलब रिसर्च इस पे चल रही है अभी, टाइप डी को प्रोनेस टू डिप्रेशन बस पाया गया है, बट कैसे उनके फीचर है उस पर अभी रिसर्च चल रही है। तो दिस वाज द लास्ट थ्योरी अंडर द टाइप अप्रोच। फ्रेडमैन रोजनमैन ने टाइप ए टाइप बी दिया और टाइप सी दिया मॉरिस ने, और टाइप डी पे अभी रिसर्च चल रही है, दैट इज प्रोनेस अप टू डिप्रेशन, बट बाकी बातें अभी रिसर्च के बाद हमारे सामने आएंगी। दैट इज ऑल फॉर द टाइप अप्रोच टू पर्सनैलिटी। आई होप थिंग्स आर क्लियर टिल हियर। यस, नेक्स्ट टॉपिक है ट्रेट अप्रोच टू पर्सनैलिटी। ट्रेट अप्रोच टू पर्सनैलिटी के अंदर हमने 3 थ्योरीज पढ़नी है पर्सनैलिटी की, एल्बर्ट की थ्योरी, केटल की थ्योरी और आइसिंग की थ्योरी। बहुत ही आसान टॉपिक है, इसको अपने फ्लो चार्ट्स के थ्रू कवर करने की कोशिश करते हैं। हमारे फ्लो चार्ट्स हैं, फ्लो चार्ट्स कैसे हैं वो भी तुम्हें अपनी स्क्रीन पे अब दिख रहे हैं। बहुत अच्छे से फ्लो चार्ट्स में हमने सारी थ्योरीज को शॉर्ट में बिल्कुल बढ़िया समराइज किया हुआ है, तो जैसे तुम अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। एल्बर्ट्स ट्रेट थ्योरी, पहली थ्योरी ट्रेट अप्रोच के अंदर किसने बोला, एक इंसान के अंदर ना 3 तरीके के ट्रेट्स हो सकते हैं, कार्डिनल, सेंट्रल, सेकेंडरी। कार्डिनल ट्रेट क्या होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेट्स, जो ट्रेट्स तुम्हारे लिए सबसे जरूरी है, जो ट्रेट तुम्हारे लिए मतलब तुम्हारी पूरी जिंदगी उसके आसपास रिवॉल्व करती है, ऐसे ट्रेट्स को कार्डिनल ट्रेट कहा जाता है। सेंट्रल ट्रेट उससे थोड़े लेस इंपॉर्टेंट ट्रेट्स होते हैं, उनको सेंट्रल ट्रेट कहते हैं, और सेकेंडरी ट्रेट लीस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेट्स होते हैं। अब एक छोटी सी ट्रिक समझ लो, नंबर कैसे मिलते हैं मैंने तुम्हें बताया, मुद्दा यही है जो तुम्हें समझ आया, पर लिखते थोड़ा अलग तरीके से। हम लिखते क्या है, हाईली जनरलाइज्ड डिस्पोजिशन। डिटेल नोट्स में से एक बार इसको रीड करना, हाईली जनरलाइज्ड डिस्पोजिशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट को ऐसे टेक्निकली लिखा जाता है। बहुत ज्यादा जनरलाइज्ड डिस्पोजिशन मतलब ट्रेट्स जो होते हैं उसको कार्डिनल ट्रेट कहा जाता है। लिटिल लेस देन कार्डिनल, स्टिल क्वाइट जनरलाइज्ड डिस्पोजिशन, क्वाइट जनरलाइज्ड सेंट्रल ट्रेट को कहा जाता है, और लीस्ट जनरलाइज्ड सेकेंडरी ट्रेट को कहा जाता है। अगर तुमने ऐसे लिख दिया और फिर इसको एक्सप्लेन कर दिया तो तुम्हें पूरे नंबर मिलेंगे। कार्डिनल मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेट्स इन योर पर्सनैलिटी, हाईली जनरलाइज्ड डिस्पोजिशन, जैसे महात्मा गांधी के बारे में मैं बोल रहा हूं, महात्मा गांधी क्या आ रहा है दिमाग में, नॉन वायलेंस, हिटलर वायलेंस, मदर टेरेसा काइंडनेस, युधिष्ठिर फ्रॉम महाभारत सत्यवादी सच बोलता था, ये क्या है, कार्डिनल ट्रेट है इन लोगों के। इन शब्दों से उनकी पूरी पर्सनैलिटी बयां हो जाती है, ऐसे ट्रेट्स कार्डिनल ट्रेट होते हैं। सेंट्रल मतलब थोड़े कम इंपॉर्टेंट ट्रेट, पर फिर भी, जैसे महात्मा गांधी हार्ड वर्किंग थे, हाँ थे, महात्मा गांधी अच्छे लीडर थे, बिल्कुल थे, ये सब क्या है, उनकी सेंट्रल ट्रेट है। उतने जरूरी नहीं जितने नॉन वायलेंट और सत्यवादी होना, वो उनके कार्डिनल ट्रेट थे, राइट। सेंट्रल उससे थोड़े कम इंपॉर्टेंट, स्टिल क्वाइट इंपॉर्टेंट, क्वाइट जनरलाइज्ड डिस्पोजिशन, और सेकेंडरी लीस्ट जनरलाइज्ड डिस्पोजिशन। ओके, अगली थ्योरी पे आते हैं। अगली थ्योरी फैक्टर एनालिसिस का यूज करके रेमंड केटल ने दी है। ये थ्योरी, अब जो अगली थ्योरी है ये किसकी है, रेमंड केटल की थ्योरी है, और केटल ने अपनी पर्सनैलिटी फैक्टर थ्योरी में एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक का यूज किया था। ये फैक्टर एनालिसिस क्या है, स्टैटिस्टिकल टेक्निक है, ये एमसीक्यू में पूछा जाता है, इसको याद कर लेना। रेमंड केटल ने फैक्टर एनालिसिस स्टैटिस्टिकल टेक्निक का यूज करके अपनी थ्योरी दी है, और इसने क्या बताया, इसने हमें बताया कि एक इंसान के अंदर 2 तरीके के ट्रेट्स होते हैं। जैसे उसके हिसाब से, एल्बर्ट के हिसाब से 3 ट्रेट है, रेमंड केटल के हिसाब से 2 ट्रेट होते हैं, सोर्स ट्रेट्स और सरफेस ट्रेट्स। सोर्स ट्रेट क्या होते हैं, सोर्स ट्रेट का मतलब है मेन ट्रेट, इनको कहा जाता है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ पर्सनैलिटी, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ पर्सनैलिटी। और सरफेस ट्रेट होते हैं हमारे ऐसे ट्रेट जो दिखते हैं ऊपर ऊपर से, राइट। इसको समझो, सोर्स ट्रेट मतलब एक बंदा इंट्रोवर्ट है या एक्सट्रोवर्ट है, फॉर एग्जांपल ये तुम लिख सकते हो। जैसे कि तुम्हारा डीप डाउन बीज, मतलब एक पेड़ है, वो पेड़ क्यों है, वो पेड़ अपने बीज की वजह से है ना, क्या तुम्हें बीज दिख रहा है, नहीं, पर उस बीज की वजह से आज इतना बड़ा पेड़ है। तो जो पेड़ दिख रहा है वो तो सिर्फ सरफेस है भाई, वो तो ऊपर ऊपर से दिख रहा है, मेन रोल किसका है, मेन रोल उस बीज का है। ऐसे ही तुम्हारी पर्सनैलिटी में मेन रोल किसका होता है, सोर्स ट्रेट का होता है, सरफेस तो सिर्फ ऊपर से दिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं किसी पार्टी में जाऊं, ठीक है, अब मैं हूं इंट्रोवर्ट किस्म का इंसान, मेरा सोर्स ट्रेट है कि मैं इंट्रोवर्ट हूं,
ठीक, ये मेरा सोर्स, मेन ट्रेट मेरा ये है, सोर्स ट्रेट। पर मैं पार्टी में किसी से बात नहीं कर रहा हूं, मैं शाय हूं, मैं शाय हूं, मैं रिजर्व्ड हूं, मैं रिजर्व्ड रह रहा हूं, अपने अपने में रह रहा हूं, लोगों से बातें नहीं कर रहा हूं, अपना बस खाने में खाई जा रहा हूं, कोने में जाके खड़ा हूं। लोगों को क्या लगेगा, तुम मुझे पहली बार देख रहे हो, क्या लगेगा, अबे कितना रूड इंसान है यार, ये तो बड़ा अपने आप को ऐठ में रह रहा है, इसको बड़ा अकड़ लग रही है अपने आप में, है ना, बड़ा अकड़ू इंसान है। पर वो तुम्हें दिखाई दे रहे हैं मेरे ट्रेट, मेरी क्वालिटी, वो मेरा सरफेस ट्रेट है। मेरे सोर्स ट्रेट क्या है, सोर्स ट्रेट है मेरा कि मैं इंट्रोवर्ट हूं, इंट्रोवर्ट होने की वजह से मैं शाय हूं, मैं रिजर्व्ड हूं, मैं कम बोल रहा हूं, मैं इंटरेक्ट नहीं कर रहा हूं, मैं अलग खड़ा हूं, वो सब मेरे सरफेस ट्रेट है। तो सरफेस ट्रेट रिजल्ट्स आउट ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ द सोर्स ट्रेट। सोर्स ट्रेट की वजह से बनने वाले ट्रेट, सोर्स ट्रेट की वजह से छोटे छोटे सामने आने वाले ट्रेट, दूसरों को दिखने वाले ट्रेट हमारे बिहेवियर में, उसको सरफेस ट्रेट कहा जाता है। जो तुम्हें नाम समझ आ रहा होगा, सरफेस, ऑन द सरफेस, ऑन बिहेवियर क्या दिखता है, वो पर्सनैलिटी नहीं होती। पर्सनैलिटी वो होती है जो तुम्हारे सोर्स ट्रेट है, जो तुम्हें दिखते नहीं है पर वो मेन है। ये कह रहा है रेमंड केटल कि सोर्स ट्रेट की वजह से सरफेस ट्रेट बनते हैं, लोग ये देख के हमें जज कर लेते हैं और उन्हें लगता है उन्हें पर्सनैलिटी पता चल गई। अबे नहीं, सोर्स ट्रेट मेन है, वो सरफेस ट्रेट को बनाते हैं। तो ये मेन है पर्सनैलिटी में, ठीक है। फिर इसने अपना एक पर्सनैलिटी का टेस्ट भी दिया था, 16 पीएफ पर्सनैलिटी का टेस्ट, रेमंड केटल का टेस्ट है। उसके बाद आइसिंग की ट्रेट थ्योरी, लास्ट थ्योरी फॉर ट्रेट अप्रोच, ये क्या है, आइसिंग कहता है भाई एक इंसान की पर्सनैलिटी में 3 ट्रेट्स हो सकते हैं, और इसकी जो थ्योरी है वो बायोलॉजिकली टेस्टेड है, जेनेटिकली टेस्टेड है। तो आइसिंग कह रहा है एक इंसान की पर्सनैलिटी में पहला मेन ट्रेट, अब मैं थोड़ा सा स्क्रीन से बाहर जा रहा हूं ताकि तुम्हें ये दिख जाए, है ना, मुझे देखना जरूरी नहीं है, इसको पढ़ना ज्यादा जरूरी है। तो न्यूरोटिसिज्म वर्सेस इमोशनल स्टेबिलिटी, पहला ट्रेट डिवीजन। दूसरा ट्रेट डिवीजन हो गया हमारा एक्स्ट्रावर्जन वर्सेस इंट्रावर्जन, और तीसरा ट्रेट डिवीजन होता है हमारा साइकोटिज्म वर्सेस सोशियबिलिटी। अच्छा, जैसे यहां पे अपोजिट नेचर के ट्रेट है ना, एक बात और याद रखना, जो हमारे सोर्स ट्रेट होते हैं ना, ये भी अपोजिट टेंडेंसी के होते हैं। मतलब अकॉर्डिंग टू रेमंड केटल, एक इंसान के अंदर टोटल 16 सोर्स ट्रेट होते हैं, 16 सोर्स ट्रेट होते हैं। तो इन टोटल कितने हो गए, 32, क्योंकि मैंने बोला एक ट्रेट का अपोजिट भी होगा, तो टोटल 32 सोर्स ट्रेट होते हैं, या 16 अपोजिट टेंडेंसी के सोर्स ट्रेट होते हैं, याद रखना, ठीक है। अब यहां आते हैं, आइसिंग क्या कह रहा है, आइसिंग कह रहा है न्यूरोटिसिज्म वर्सेस इमोशनल स्टेबिलिटी, एक्स्ट्रावर्जन वर्सेस इंट्रावर्जन, साइकोटिज्म वर्सेस सोशियबिलिटी। क्या मतलब है इसका, वही एक्स्ट्रावर्जन इंट्रावर्जन तो मैं ऑलरेडी पता है कि एक इंसान में कितना एक्स्ट्रावर्जन लेवल है, कितना इंट्रोवर्जन लेवल है, वो जरूरी है जानना। न्यूरोटिज्म वर्सेस इमोशनल स्टेबिलिटी, मतलब न्यूरोटिज्म का मतलब होता है इमोशनली अनस्टेबल, तुम कितना इमोशनली अनस्टेबल हो, तो न्यूरोटिसिज्म कम होना चाहिए। न्यूरोटिसिज्म मतलब जिस इंसान को नहीं पता इमोशन को कैसे काबू करते हैं, कितना इमोशन कब एक्सप्रेस करना है, दैट इज कॉल्ड न्यूरोटिक बंदा। न्यूरोटिज्म जिसमें हाई होता है वो इमोशन को काबू नहीं कर पाता, समझ नहीं पाता। और इमोशनल स्टेबिलिटी मतलब इसका उल्टा, तो जिन लोगों में इमोशनल स्टेबिलिटी हाई है, न्यूरोटिज्म कम हो जाएगा, जिनमें न्यूरोटिज्म हाई है, इमोशनल स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो न्यूरोटिसिज्म शुड बी लो एंड इमोशनल स्टेबिलिटी शुड बी हाई। और एक्स्ट्रावर्जन इंट्रावर्जन ये मतलब सबका अपना अपना हो सकता है, जिसमें एक्स्ट्रावर्जन ज्यादा होगा तो इंट्रावर्जन अपने आप कम हो जाएगा, एंड वाइस वर्सा, और जिसमें ये ज्यादा होगा वो सोशिएबल, आउटगोइंग वगैरह, तुम्हें ऑलरेडी पता है। लास्ट टॉपिक पे आते हैं जो उसने बाद में ऐड किया था अपनी थ्योरी में, दैट इज साइकोटिज्म वर्सेस सोशियबिलिटी। साइकोटिज्म का मतलब होता है कि तुम्हें सोसाइटी के प्रति नफरत है मन में। कई लोगों को साइकोटिज्म इंट्रोवर्जन सेम लगता है, भाई बहुत अलग है। इंट्रोवर्जन का मतलब है तुम सोसाइटी से इंटरेक्ट नहीं करना चाहते हो, तुम बस अपने अपने में रहने में खुश हो। पर साइकोटिज्म का मतलब होता है कि तुम चाहते हो कि अबे इसका मैं सर फाड़ दूं, अबे ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा, चाटा मार दूं इसके। तुम्हारे मन में हेट है, तुम्हारे अंदर हॉस्टिलिटी है। हॉस्टिलिटी का मतलब होता है कि तुम, गुस्सा है तुम्हारे मन में दूसरों के प्रति, है ना, तुम उनको चोट पहुंचा सकते हो। तो हॉस्टाइल बिहेवियर होना समाज के प्रति, उनके प्रति गुस्सा होना, नफरत होना, दैट इज साइकोटिज्म। और इससे बिल्कुल उल्टा होता है सोशियबिलिटी, कि तुम्हारे मन में प्यार होना, लगाव होना। नाउ सोशियबिलिटी इज काइंड ऑफ सिमिलर टू एक्स्ट्रावर्जन, बट साइकोटिज्म और इंट्रावर्जन में बहुत फर्क है। इंट्रावर्जन इज जस्ट पसंद ना होना, कि अपने में रहना ज्यादा पसंद है, बट साइकोटिज्म मतलब अबे चाटा मार दूंगा इसे, मुझे पसंद ही नहीं है। और जिनके अंदर साइकोटिज्म का लेवल बहुत हाई होता है, वो मर्डर्स वगैरह ऐसे, मतलब इन इन हरकतों में ज्यादा पड़ सकते हैं। जो ऐसे क्राइम करते हैं उन लोगों में साइकोटिज्म बहुत हाई होता है,
राइट। तो ये इंपैक्ट है इस पर्टिकुलर थ्योरी का। सो आई होप ये तुम्हें समझ आई होगी। इसके हिसाब से ये 3 ट्रेड्स होते हैं अपोजिट टेंडेंसी के, और रेमंड कैटल के हिसाब से 2 ट्रेड होते हैं, सरफेस और सोर्स, और एल्पर्ट के हिसाब से 3 ट्रेड होते हैं, कार्डिनल, सेंट्रल, सेकेंडरी। दैट इज ऑल फॉर द ट्रेड अप्रोच ऑल्सो। ऑल राइट, तो अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं इस चैप्टर के, दैट इज साइकोडायनामिक अप्रोच। पहला टॉपिक, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस या फिर कहें डिवीजन ऑफ माइंड, दो नाम है इस थ्योरी के, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस या डिवीजन ऑफ माइंड। अब डिवीजन ऑफ माइंड कहो, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस कहो, इसमें अंदर हम 3 टॉपिक पढ़ते हैं, कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस, अनकॉन्शियस। सिगमंड फ्रॉइड कहता है एक इंसान के माइंड के 3 हिस्से हैं, प्री कॉन्शियस मतलब सबकॉन्शियस, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस। कॉन्शियस मतलब दिमाग का वो हिस्सा, मतलब माइंड की वो मेंटल इंफॉर्मेशन जिसके बारे में तुम करंटली अवेयर हो, जिसके बारे में करंटली अवेयर हो। प्री कॉन्शियस मतलब वो मेंटल इंफॉर्मेशन जिसके बारे में अभी अवेयर नहीं हो, पर अवेयर हो सकते हो अगर ध्यान दो। अनकॉन्शियस मतलब वो मेंटल इंफॉर्मेशन जिसके बारे में तुम बिल्कुल भी अवेयर अब नहीं हो, ध्यान दोगे भी तो भी याद नहीं आ पाएगी। एक एग्जांपल देता हूं, अभी आई होप तुम्हारा ध्यान मेरी बातों की तरफ है, तो तुम्हारे कॉन्शियस में क्या है, मेरी आवाज, ये चैप्टर, सिगमंड फ्रॉइड, ये सब कहां है, कॉन्शियस माइंड में है। थॉट्स, फीलिंग जिसके बारे में हम अभी करंटली अवेयर हैं, कॉन्शियस। प्री कॉन्शियस मतलब वो इंफॉर्मेशन जिसके बारे में अभी तो अवेयर नहीं है, पर अगर चाहे तो अवेयरनेस में उसको ला सकते हैं। जैसे कि मैं तुमसे पूछूं, हाँ भाई कल क्या खाया था रात को, जो भी तुम्हारा आंसर है, बिरयानी, पुलाव, पनीर भुर्जी, मुझे क्या पता तुमने क्या खाया, जो भी खाया हो, अभी तक तुम उसको सोच रहे थे, दिमाग में था वो खाना कि ओहो हो मजे आ गए, क्या मटर पनीर की सब्जी थी, नहीं ना। पर जैसे ही मैंने बोला सोचो, अब दिमाग में आ गया। ये है प्री कॉन्शियस का खेल, कि जब तक हमारी मतलब अभी अवेयरनेस में नहीं है ना, तो वो प्री कॉन्शियस में है। अगर तुम चाहो कि ध्यान दिया, अटेंशन दी, तो अवेयरनेस में आ गया, ऐसी इंफॉर्मेशन को प्री कॉन्शियस कहा जाता है। पर अगर मैं तुमसे पूछूं, सेकंड बर्थडे पर तुम्हें क्या गिफ्ट मिला था, अपने सेकंड बर्थडे पर तुम्हें क्या गिफ्ट मिला था, याद है, नहीं याद ना, दिस इज कॉल्ड अनकॉन्शियस। जितना मर्जी अटेंशन लगा लो, इतनी आसानी से तुम्हें याद नहीं आएगा। तो अनकॉन्शियस मतलब वो इंफॉर्मेशन जिसके बारे में हम कंप्लीटली अनअवेयर है। प्री कॉन्शियस या सबकॉन्शियस मतलब वो इंफॉर्मेशन जिसके बारे में अनअवेयर है, पर अटेंशन दे तो अवेयरनेस में आ जाएगी। कॉन्शियस मतलब वो इंफॉर्मेशन जो करंट अवेयरनेस में है। ये है हमारी मेन टॉपिक, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। और सिगमंड फ्रॉइड के हिसाब से हमारे दिमाग का सबसे जरूरी हिस्सा कौन सा, सॉरी माइंड का सबसे जरूरी हिस्सा कौन सा है, अनकॉन्शियस। तुम्हें लगता है जो तुम्हारे मन में चल रहा है वो डिफाइन कर रहा है तुम्हारी एग्जिस्टेंस को, उससे तुम्हारी पर्सनैलिटी बन रही है, नहीं, तुम्हारी अनकॉन्शियस तुम्हारी पर्सनैलिटी को बनाती है। बचपन के एक्सपीरियंसेस जो भी बचपन में हुआ है, चाइल्डहुड ट्रॉमास वगैरह, वो तुम्हारी पर्सनैलिटी को आज गाइड करते हैं। अनकॉन्शियस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर माइंड, राइट। नाउ द नेक्स्ट थ्योरी इज स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी। स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी जो थ्योरी है या फिर कहें डिवीजन ऑफ पर्सनैलिटी, इसमें इसने बोला कि एक इंसान के अंदर 3 साइकिक फोर्सेस होती हैं, इड, ईगो, सुपर ईगो। ये क्या है तीनों चीजें, ये कोई फिजिकल स्ट्रक्चर नहीं है, मतलब कि ये हमारे ब्रेन के कोई पार्ट नहीं है। ये क्या है, ये एक इंसान के अंदर की साइकिक फोर्सेस हैं जो हमारे बिहेवियर को गाइड करती हैं, जो हमारी पर्सनैलिटी को मतलब गाइड करती हैं। पर्सनैलिटी मतलब क्या, रिस्पॉन्सेस। तो ये रिस्पॉन्सेस को गाइड करने वाली साइकिक फोर्सेस हैं, एनर्जीज हैं जो एक इंसान के अंदर होती हैं। इड, ईगो, सुपर ईगो। किसी में इड स्ट्रांग होती है, किसी की ईगो, किसी की सुपर ईगो, और अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग हमारे अंदर स्ट्रांग हो सकती है। ध्यान से समझना, इड प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है। इड को सिर्फ इतना पता है प्लेजर चाहिए, पेन अवॉइड करना है, प्लेजर चाहिए, पेन अवॉइड करना है। इसके दिमाग में सेक्स, अग्रेशन, मतलब ये सब चीजें चलती हैं। तो वी वांट प्लेजर एंड वी वांट टू अवॉइड पेन, ये इड का बेसिक मानना होता है। तो इसीलिए इसको बोला जाता है कि इड वर्क्स ऑन दी प्लेजर प्रिंसिपल, वेयर एज ईगो वर्क्स ऑन दी रियलिटी प्रिंसिपल। ईगो रियलिटी प्रिंसिपल पे चलती है, और सुपर ईगो मॉरल प्रिंसिपल पे चलने वाली एक फोर्स है। एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझाता हूं। तुम्हारे रेफ्रिजरेटर में एक आइसक्रीम पड़ी है, ठीक है, तुम्हारे रेफ्रिजरेटर में एक आइसक्रीम पड़ी है। वो आइसक्रीम, अब इंडियन फैमिलीज में क्या होता है, हम एक ब्रिक लेके आए रात को, है ना, घर में सब लोगों ने ब्रिक खाई, मम्मी ने नहीं खाई आइसक्रीम। अब जो अगले दिन दिन में तुम फ्रिज खोल रहे हो, मम्मी के हिस्से की आइसक्रीम पड़ी है।
अगर तुम बिना सोचे समझे आइसक्रीम खा जाओ, किसने गाइड किया तुम्हारा बिहेवियर? इड ने गाइड किया, है ना? आई होप तुमने सही गेस किया हो, क्योंकि तुमने सिर्फ प्लेजर के बारे में सोचा, भाड़ में गई दुनिया, मुझे सिर्फ अपना सोचना है। इड ऐसे काम करती है। अगर तुमने ये सोचा यार क्या मैं मम्मी से पूछ के खा लूं, मन तो कर रहा है खाने का, मम्मी से पूछ के खा लेते हैं, ये हो गया ईगो, रियलिटी प्रिंसिपल। क्योंकि ईगो भी सेटिस्फेक्शन चाहती है, पर इन अकॉर्डेंस विद रियलिटी, टेक्निकल टर्म है, इन अकॉर्डेंस विद रियलिटी ये सेटिस्फेक्शन चाहती है कि मम्मी से पूछ के खा लेते हैं, ईगो हो गया। सुपर ईगो कैन बी, नहीं मम्मी का हिस्सा है, मैंने नहीं खाना, ये सही नहीं होगा किसी और का हिस्सा खाना, मॉरल वाली बातें ये सुपर ईगो करती है। सुपर ईगो का सबसे मेन रोल होता है हमें गिल्ट देना या गिल्ट फ्री रखना। अगर हमने कोई गलत काम किया तो हमें गिल्ट क्यों महसूस होता है? हमारी सुपर ईगो की वजह से। अगर हम कोई सही काम करते हैं तो हमें गिल्ट फ्री कौन रखता है? गिल्ट फ्री, गिल्ट नहीं होता, क्यों नहीं होता? सुपर ईगो की वजह से। तो हमारे एक्शंस को ध्यान रखती है सुपर ईगो। ईगो के थ्रू हम ज्यादातर अपनी जिंदगी के एक्शन करते हैं, और इड सिर्फ प्लेजर के बारे में सोचने वाली फोर्स है। इट्स लाइक वो, अगर तुमने बातें सुनी हो कि एक शैतान होता है, इविल होता है, और एक एंजल होती है, और बीच में एक इंसान खड़ा है। एंजल कह रहा है अच्छे काम करने के लिए डेविल, और वो इविल कह रहा है गलत काम करने के लिए, और हम चूज कर रहे हैं क्या करें। वैसा स्ट्रक्चर कुछ इड ईगो सुपर ईगो में सिगमंड फ्रॉइड ने हमें बताया। तो तीन साइकिक फोर्सेस, इड प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करती है, ईगो रियलिटी प्रिंसिपल पे, सुपर ईगो मॉरल प्रिंसिपल पे काम करने वाली हमारी फोर्स है। अगले टॉपिक पे आते हैं, ईगो डिफेंस मैकेनिज्म। व्हाट इज दिस ईगो डिफेंस मैकेनिज्म नाउ? ईगो डिफेंस मैकेनिज्म बहुत प्रैक्टिकल टॉपिक है सिगमंड फ्रॉइड का। ये कहता है कि एक इंसान ना अपनी जिंदगी में रिस्पॉन्सेस, पर्सनैलिटी मतलब क्या? रिस्पॉन्सेस। ईगो डिफेंस मैकेनिज्म में ये कहता है कि एक इंसान के मोस्ट ऑफ द रिस्पॉन्सेस उसके लाइफ के रिवॉल्व करते हैं स्ट्रेस और एंग्जाइटी से बचने के लिए। तुम्हारी जिंदगी में स्ट्रेस तो आएगा ही ना, एंग्जाइटी तो आएगी ना, चैप्टर 3 में पढ़ेंगे उसके बारे में भी क्या होता है स्ट्रेस। बट स्ट्रेस आएगा, एंग्जाइटी आएगी, कैसे बचोगे उससे? उससे बचने के लिए एक इंसान करता है ईगो डिफेंस मैकेनिज्म। तुम्हारी यही ईगो जिसके थ्रू तुम एक्शंस करते हो, ये ईगो ने अपने कुछ डिफेंस मैकेनिज्म बनाए हुए हैं, जो कि क्या होते हैं? वेज टू डिस्ट्रॉट रियलिटी। ये डेफिनेशन है डिफेंस मैकेनिज्म की, वेज टू डिस्ट्रॉट रियलिटी। व्हाई? इन ऑर्डर टू रिड्यूस योर स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी। व्हाट इज डिफेंस मैकेनिज्म? व्हाट आर डिफेंस मैकेनिज्म्स? डिफेंस मैकेनिज्म कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसे तरीके हैं, तुम्हारे ऐसे रिस्पॉन्सेज हैं जो तुम करते हो अपनी स्ट्रेस और एंग्जाइटी को कम करने के लिए, राइट? तो डिफेंस मैकेनिज्म रेफर्स टू दी वेज ऑफ डिस्ट्रॉटिंग योर रियलिटी, अपने ही मन में रियलिटी को तोड़ मरोड़ के पेश करना ताकि तुम अपनी स्ट्रेस और एंग्जाइटी से बच पाओ। दिस इज कॉल्ड ईगो डिफेंस मैकेनिज्म। तो इसने हमें 5 डिफेंस मैकेनिज्म बताए हैं, दैट इज रिप्रेशन, डिनायल, रिएक्शन फॉर्मेशन, रैशनलाइजेशन और प्रोजेक्शन। ठीक है, क्या होते हैं इसको समझने की कोशिश करते हैं हम। रिप्रेशन मतलब थॉट को रिप्रेस कर देना, दबा देना। जो भी थॉट तुम्हें एंग्जाइटी दे रहा है, जो भी मेमोरी तुम्हें एंग्जाइटी दे रही है, उसको दबाकर अनकॉन्शियस तक पहुंचा देना। कॉन्शियस में है, दुख दे रहा है वो थॉट, जान पूछ के अवॉइड करना कि वो दबते 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 अवॉइड होते होते अनकॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाए, उसके बारे में अनअवेयर हो जाए। दिस कॉल्ड डिप्रेशन, अवॉइड करना उस थॉट को। डिनायल मतलब मना कर देना मानने से। तुम्हारा रिजल्ट आए जी, तुम फेल हो गए, मतलब फॉर एग्जाम्पल, हो ना तुम, पर ऐसा हो, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा दोस्त फेल हो गया, चलो तुम्हारा दोस्त कह रहा है कि अबे नहीं नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, पागल है, मैं नहीं मानता। डिनायल का बहुत बढ़िया एग्जांपल मेरी ट्यूशन क्लासेस में एक बच्चे ने दिया था, हमारे ऑफलाइन मोड के स्टूडेंट ने एक एग्जांपल दिया था। वो एग्जांपल मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ, उसको देख लेना तुम लोग, तुम्हें डिनायल बहुत बढ़िया समझ आ जाएगा। वो अहम जी वाला एक एग्जांपल, एक सीरियल कुछ आता है उसने दिखाया है। तो डिनायल इज दिस, राइट? नाउ रिएक्शन फॉर्मेशन क्या होता है? रिएक्शन फॉर्मेशन मतलब जो हम अपोजिट रिएक्शन बना लेते हैं अपने मन में। जैसे कि एक लड़के को एक लड़की पसंद है, उसने उसको प्रपोज किया, लड़की ने आगे से मना कर दिया, तो अब लड़का कहे मुझे तो ये पसंद ही नहीं थी। या फिर तुम एक कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, एडमिशन नहीं हो पाया, अब तुम कह रहे हो मैं तो जाना ही नहीं चाहता था। दिस इज कॉल्ड रिएक्शन फॉर्मेशन। अपोजिट रिएक्शन बना लेना अपने मन में, देन योर ट्रू फीलिंग्स, जो तुम्हारी ट्रू फीलिंग्स है उसका बिल्कुल अपोजिट एक्ट करना, बिल्कुल अपोजिट रिएक्शन दिखाना, दैट इज कॉल्ड रिएक्शन फॉर्मेशन। और रैशनलाइजेशन तो बहुत बड़ा टॉपिक है। रैशनलाइजेशन का मतलब होता है खुद को यह समझाना कि जो भी हुआ अच्छा हुआ। रैशनलाइजेशन मतलब, इसको कैसे लिखते हैं हम, तुम्हारे सामने डेफिनेशन भी है। रैशनलाइजेशन का मतलब होता है किसी भी अनएक्सेप्टेबल चीज को अपने ही मन में एक्सेप्टेबल तरीके से पेश करना, किसी भी अनरीजनेबल सिचुएशन को अपने ही मन में रीजनेबल तरीके से दिखाना। जैसे फॉर एग्जांपल कि तुम्हारे नंबर आए कम,
अब तुम कह रहे हो यार ठीक है पेपर ही टफ था ना इसीलिए नंबर कम आए, तुम्हें खुद को पता है तुम्हारी अपनी कामचोरी की वजह से नंबर कम आए हैं, पर तुम रैशनलाइज कर रहे हो अरे जो होता है अच्छा होता है, अभी कम नंबर आ गया ना, अब मैं इसी बहाने अगली बार बढ़िया पढ़ लूंगा। या ये कहना कि टफ की वजह से कम आए, पेपर टफ था इसलिए कम आए। खुद को तसल्ली देना, अपने मन को तसल्ली देना, किसी भी अनरीजनेबल चीज को रीजनेबल महसूस करवाना रैशनलाइजेशन होता है। प्रोजेक्शन क्या होता है? प्रोजेक्शन का मतलब होता है कि जो तुम खुद हो, तुम्हारी अपनी गलत ट्रेड्स, अपनी गलत आदतें दूसरों पे प्रोजेक्ट करना, राइट? जैसे कि इसको तुम उस एग्जांपल समझ सकते हो कि जब हम एक उंगली किसी पे पॉइंट करते हैं तो हमारी ये 3 उंगलियां तुम्हारी तरफ पॉइंट कर रही होती हैं। ये है काइंड ऑफ प्रोजेक्शन कि तुम्हारे अपने गलत ट्रेड, मान लो तुम गुस्से वाले हो, तुम अग्रेसिव हो, तुम शक्की हो, तुम जेलस इंसान हो, तुम दूसरों को बोलोगे भाई तू जेलस है, दूसरों को बोलोगे तू अग्रेसिव है, दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्शन। पर इस वाले डिफेंस मैकेनिज्म को, प्रोजेक्शन को क्रिटिसिज्म मिला था। रिसर्चर्स ने आई मीन कहा बाकी सब तो ठीक है, पर ये कैसे तेरी एंग्जाइटी, तेरा स्ट्रेस कम कर रहा है ना? रैशनलाइज कर लिया, मन को तसल्ली दे दी, स्ट्रेस कम हो गया जी। अब उल्टा रिएक्शन बना लिया तो भी स्ट्रेस कम हो गया। तुमने मना कर दिया एक्सेप्ट करने से तो भी उस मोमेंट के लिए तुम्हें स्ट्रेस नहीं हुआ। तुमने रिप्रेस कर दिया, अवॉइड कर दिया उस थॉट को, तो स्ट्रेस कम हो जाएगा। पर अपनी गलत आदतें, अपने गलत रेट दूसरों पे थोप के कैसे स्ट्रेस कम होगा? सिगमेंट फ्रॉइड को सेंस बन रही थी इस बात की, पर बाकी किसी रिसर्चर ने कहा कोई सेंस बनी इस बात की? मुझे तो कुछ नहीं समझ आया इसमें। तो प्रोजेक्शन को बेसिकली क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा है। अब हम मूव फॉरवर्ड करते हैं लास्ट थ्योरी ऑफ सिगमेंट फ्रॉइड की तरफ, जो कि है साइकोसेक्सुअल थ्योरी, 5 स्टेजेस थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। इस थ्योरी में हम ये समझते हैं कि एक इंसान कैसे साइकोलॉजिकली और सेक्सुअली डेवलप होता है। तो सिगमेंट फ्रॉइड की ये थ्योरी बहुत पॉपुलर हुई इसके बेसिकली तीसरी स्टेज की वजह से, जो कि है फैलिक स्टेज। तो हम इस पे अब बात करते हैं। इस थ्योरी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इसके नाम किसी भी तरीके से पूछी जा सकती है। पेपर में आ सकता है एक्सप्लेन दी साइकोसेक्सुअल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, पेपर में आ सकता है सिगमेंट फ्रॉइड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की थ्योरी, पेपर में आ सकता है सिगमेंट फ्रॉइड की 5 स्टेजेस थ्योरी। आंसर सेम ही रहेगा। सिगमेंट फ्रॉइड ने बोला एक इंसान की एक जर्नी है, कुछ फेजेस से गुजरता है अपनी साइकोलॉजिकल और सेक्सुअल डेवलपमेंट के लिए एक इंसान, और हर फेज में एक एरोजनस जोन होता है। एरोजनस जोन मतलब बॉडी का एक हिस्सा जो प्लेजर सेंटर होता है उस पर्टिकुलर एज के लिए। तो ओरल स्टेज में एरोजनस जोन क्या होता है? माउथ। ओरल स्टेज बर्थ से 1 साल तक की होती है। ओरल स्टेज को एक्सप्लेन करने के लिए क्या लिखोगे? बच्चा हर चीज को उठा के मुंह में डालता है, बच्चे का प्लेजर सीकिंग एरिया माउथ बन जाता है, इसीलिए बच्चा थंब सकिंग करता है, और बच्चा अपनी पूरी दुनिया को अपने माउथ की सेंसेशन के थ्रू एक्सपीरियंस करने की कोशिश कर रहा होता है। एनल स्टेज, दूसरी स्टेज। अब पहली स्टेज में माउथ एरोजनस जोन था, दूसरी स्टेज में एरोजनस जोन ऑब्वियसली एनल एरिया बन जाता है। क्यों? क्योंकि यहां पर बच्चा एक्सक्रीट करना सीखता है, बच्चा सुसु पॉटी करना बेसिकली यहां पर सीखता है, अपनी एक्सक्रीशन की प्रोसेसेस को कंट्रोल करना सीखता है, वॉशरूम यूज करना सीखता है। ये एनल स्टेज की खास बात है। 1 से लगभग 3 साल तक हमारी एनल स्टेज चलती है। वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट एनल स्टेज इज दिस, दैट एनल स्टेज में बच्चा पहली बार इड ईगो का क्लैश एक्सपीरियंस करता है। बच्चे की इड इसको बोलती है कि जहां भी तेरा मन है वहीं पर एक्सक्रीट कर दे, बट बच्चे की ईगो कहती है कंट्रोल्ड बिहेवियर, कि नहीं मम्मी पापा ने सिखाया है वॉशरूम यूज करना तो वो मुझे करना पड़ेगा। ये पहला क्लैश, पहली बार इड ईगो का क्लैश एनल स्टेज में बच्चा एक्सपीरियंस करता है। आफ्टर दैट आती है हमारी फैलिक स्टेज, वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल टाइप ऑफ स्टेज। अब ये सुनो समझो, बहुत से लोग सिगमेंट फ्रॉइड को क्रिटिसाइज करते हैं, बहुत से लोग सिगमेंट फ्रॉइड पे मीम्स बनाते हैं, है ना? कई लोग ऐसी ऐसी चीजें यहां पर बोल रहे हैं इसके बारे में, बट ये थ्योरी में उसने इस तरीके से इस टॉपिक को एक्सप्लेन नहीं किया था। सिगमेंड फ्रॉइड बताना चाह रहा था कि बच्चे फैलिक स्टेज में एक कॉम्प्लेक्स एक्सपीरियंस करते हैं। पहले समझते हैं फैलिक स्टेज क्या होती है। फैलिक स्टेज 3 से 6 साल तक का टाइम पीरियड है, जिसमें एक बच्चा अपनी सेक्सुअलिटी के प्रति अवेयर होता है। फैलिक स्टेज में एक बच्चा अपनी सेक्सुअलिटी को लेकर अवेयर हो जाता है। फैलिक स्टेज में जो बच्चा होता है उसको पहली बार यह समझ आता है कि मम्मी पापा के बीच भी कोई सेक्सुअल रिलेशनशिप है, और वो अपने जेंडर और दूसरों के जेंडर में फर्क करना समझता है, मेल क्या होता है, फीमेल क्या होता है। ठीक है, इसको फैलिक स्टेज कहा जाता है। अब इसने बोला कि फैलिक स्टेज में जब बच्चा सेक्सुअलिटी को लेकर अवेयर हो रहा है, अपनी भी और मदर फादर के सेक्सुअल रिलेशनशिप के प्रति अवेयर हो रहा है, तब एक कॉम्प्लेक्स उसके मन में पैदा हो जाता है। उसने बोला कॉम्प्लेक्स मतलब इशू, कि मेल चाइल्ड एक्सपीरियंस करता है ऑडिपस कॉम्प्लेक्स और फीमेल चाइल्ड एक्सपीरियंस करती है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स।
ऑडिपस कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, मेल चाइल्ड के मन में अपनी मदर के प्रति लव, अफेक्शन और वो एक अट्रैक्शन डेवलप हो जाता है, जिसमें वो मतलब ये चाहता है कि वो मैरी कर ले और बेसिकली फादर की जगह ले ले। ये मेल चाइल्ड के मन में ऑडिपस कॉम्प्लेक्स इशू डेवलप हो जाता है। और फीमेल चाइल्ड के मन में फेलिक स्टेज के अंदर इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स डेवलप हो जाता है। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स होता है कि फीमेल चाइल्ड का अट्रैक्शन होना टुवर्ड्स द फादर, राइट, और वो सिंबॉलिकली मैरी कर लेती है अपने मन में ही, मतलब ऐसे। तो इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स इज जो फीमेल चाइल्ड को एक्सपीरियंस करती है, ऑडिपस कॉम्प्लेक्स इज जो मेल चाइल्ड एक्सपीरियंस करता है, और अपोजिट सेक्स पेरेंट के प्रति एक अट्रैक्शन हमारे मन में आ जाता है, जो कि एक कॉम्प्लेक्स है, इशू है। और सिगमंड फ्रॉइड ने यह भी बोला है कि इस इशू का रिजॉल्व होना जरूरी है। ऑप्टिमल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए, अच्छी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए इन कॉम्प्लेक्सेस को रिजॉल्व करना जरूरी होता है। और कैसे रिजॉल्व होते हैं? ऑडिपस कॉम्प्लेक्स रिजॉल्व होता है थ्रू फियर ऑफ पनिशमेंट, कि फादर पनिश कर सकते हैं तो मुझे इससे बाहर आना पड़ेगा। और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स मतलब रिजॉल्व होता है थ्रू रियलाइजेशन, फीमेल चाइल्ड रियलाइज कर लेती है कि दिस इज अनलाइकली, ऐसा नहीं हो सकता, तो वो उससे बाहर आ जाती है। और रिजॉल्व होना जरूरी है अच्छी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए, और ऐसे रिजॉल्व होता है, वो भी तुम्हें समझ आ गया, ठीक है। अब जब ये इशू रिजॉल्व हुए, उसके बाद बच्चा जाता है लेटेंसी की स्टेज में। अगली स्टेज आती है लेटेंसी। और अभी अभी ऐसे वियर्ड एक्सपीरियंस हुए हैं सेक्सुअलिटी को लेकर, इसीलिए लेटेंसी की स्टेज में बच्चा अपने सारे सेक्सुअल अर्जीज को खत्म कर देता है। अगर एमसीक्यू में पूछा जाए लीस्ट सेक्सुअल डेवलपमेंट कौन सी स्टेज में होती है, हमारा आंसर होगा लेटेंसी, राइट। लेटेंसी में लीस्ट सेक्सुअल डेवलपमेंट एक बच्चे के अंदर हो रही होती है, ये 6 से प्यूबर्टी तक रहता है। बट अब उसका पूरा ध्यान कहां है? अचीवमेंट में, स्पोर्ट्स में, एकेडमिक्स में, लेटेंसी की स्टेज में। उसके बाद क्या होता है? दोबारा से हिट करती है प्यूबर्टी। प्यूबर्टी हिट करी, हार्मोनल पुश आया, तो फिर दोबारा बच्चा अब सेक्सुअलिटी के प्रति अवेयर होता है, पर इस बार इड गाइड नहीं कर रही होती, इस बार वो रियलिटी के अकॉर्डेंस में रिलेशन बिल्ड करता है, अपनी एज ग्रुप वाले बच्चों से अट्रैक्ट होना वो स्टार्ट होता है बच्चा, और बेसिकली सेक्सुअलिटी को थोड़ा सा मैच्योर तरीके से हैंडल करना सीखता है जेनिटल स्टेज के अंदर। ये हमारी लास्ट स्टेज है डेवलपमेंट की। इसमें ऑब्वियसली हमारा जेनिटल एरियाज बन जाते हैं प्लेजर जोन, एरोजनस जोन। फेलिक स्टेज में भी जेनिटल एरिया एरोजनस जोन थे, लेटेंसी में कोई एरोजनस जोन नहीं होता है, और बाकियों में तुम्हें ऑलरेडी पता है, एनल में एनल एरिया एरोजनस जोन है, और ओरल में माउथ एरिया एरोजनस जोन है। सबकी एज तुम्हें पता है कब से कब तक होती है, और जेनिटल हमारी लास्ट स्टेज है, ये प्यूबर्टी से स्टार्ट होती है, और प्यूबर्टी मतलब वही 12-13 साल से आपकी पूरी अडल्टहुड तक ये चलती है। और इसमें तुम लोग लिखोगे कि जेनिटल स्टेज में बच्चा सेक्सुअली पूरी तरीके से मैच्योरिटी अटेन कर लेता है। दैट इज ऑल फॉर ऑल द थ्योरीज गिवन बाय सिगमंड फ्रॉइड आल्सो। आई होप यहां तक सब कुछ तुम्हें क्लियर होगा। तो तुमने बहुत ही टफ पोर्शन इस चैप्टर का खत्म कर लिया, थोड़ा सा लाइट पोर्शन तुम्हारे सामने आएगा, दैट इज द पोस्ट फ्लूइडियन अप्रोचेस। एंड ट्रस्ट मी, आसान है, हो जाएगा। आई नो तुम थोड़ा सा थक गए हो, बट बकल अप अगेन, एनर्जी बनाए रखो अपनी, खत्म करना है चैप्टर। सो फोकस हियर नाउ। पोस्ट फ्लूइडियन अप्रोचेस के अंदर आती है हमारी 5 थ्योरीज। पोस्ट फ्लूइडियन का मतलब क्या है? पोस्ट फ्लूइडियन मतलब सिगमंड फ्रॉइड के बाद। ये वो लोग हैं जिन्होंने पहले सिगमंड फ्रॉइड के साथ काम किया है और अब उससे अलग होकर अपनी इंडिपेंडेंट थ्योरीज दे रहे हैं। हर थ्योरी को छोटा छोटा बताया गया। देखो, मैंने जब अपनी मास्टर्स में पढ़ी थी ना ये सारी थ्योरीज, तो एक एक पूरा पूरा चैप्टर है इस पे, पर तुम्हारी बुक में इतना इतना पोर्शन इन थ्योरीज का दिया है। तो आई नो अनफॉर्चुनेट है यार, खामा खामे थ्योरीज बढ़ाई है, बट तुम्हें इसको याद तो करना पड़ेगा। कैसे याद करना है ध्यान से समझना, मैं इसमें खींचूंगा नहीं, तुम्हें गिनती के 2 से 3 पॉइंट बताऊंगा जो जरूरी है, और एक बार बोलूंगा, वीडियो को रिपीट करके दोबारा बेशक देख लेना, पर तुम्हें बहुत बढ़िया क्लियर होगा, ठीक है। तो बहुत जल्दी इसको कवर करते हैं। एक एक वर्ड नपातुल्ला बहुत सोच समझ के बोल रहा हूं, जो एक एक वर्ड जरूरी है, ध्यान से सुनो। पहली थ्योरी कार्ल यंग ने दी। कार्ल यंग क्या बोलता है? कार्ल यंग कहता है एम्स एंड एस्पिरेशन भी उतने ही जरूरी है जितना सेक्स और अग्रेशन बाय सिगमंड फ्रॉइड। उसने बोला ना सेक्स और अग्रेशन सब कुछ होते हैं, प्लेजर चाहिए, पेन अवॉइड करना है। ये कहता एम और एस्पिरेशन भी जरूरी है। तुम्हारी जिंदगी में अपने क्या एम है, क्या एस्पायर करते हो, जिंदगी में क्या बनना चाहते हो, वो भी तुम्हारी पर्सनैलिटी को गाइड करता है। दूसरी चीज, इसने एक हमें टॉपिक दिया था, ये 2 टॉपिक तो जरूरी है, इसके अलावा एक और टॉपिक जरूरी है यहाँ पे, दैट इज फोर्सेस। ये कहता है एक इंसान के अंदर ना कुछ फोर्सेस हैं, कुछ फोर्सेस हैं जिन फोर्सेस का बैलेंस में रहना जरूरी होता है। याद है ईडिको सुपर ईगो सिगमंड फ्रॉइड का? ये भी वही बात कर रहा है, बस नाम नहीं देता। ये कहता है एक इंसान के अंदर कुछ फोर्सेस होती हैं जिनका बैलेंस में रहना जरूरी होता है, और अगर वो बैलेंस में है तो तुम्हारी पर्सनैलिटी अच्छी डेवलप होती है। और इसके अलावा इसने बोला एक इंसान के अंदर जैसे अनकॉन्शियस होती है, वैसी एक कलेक्टिव अनकॉन्शियस भी होती है। तो कलेक्टिव अनकॉन्शियस के अंदर होता है आर्केटाइप। नाउ व्हाट इज कलेक्टिव अनकॉन्शियस, व्हाट इज आर्केटाइप, ये हमें समझना है। कलेक्टिव अनकॉन्शियस ये क्या बोलता है कि अपनी अनकॉन्शियस क्या थी,
जिसमें तुम्हारे चाइल्डहुड ट्रॉमा, चाइल्डहुड मेमोरीज, वो बातें जो तुम्हें अब याद नहीं है ना। कलेक्टिव अनकॉन्शियस क्या होता है, जो सबकी कॉमन है। सब इंसानों में कुछ ऐसी कॉमन बातें हैं जो वो इंडिविजुअली एक एक बंदा नहीं सीखता, बल्कि बायोलॉजिकली ही हमारे अंदर फीडेड है। जैसे द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड, कॉन्सेप्ट ऑफ फियर, क्या तुम्हें नहीं पता फियर क्या होता है? कॉन्सेप्ट ऑफ हीरोइज्म, क्या तुम्हें नहीं पता क्या होता है? एक विलन होता है, एक हीरो होता है। ये कुछ ऐसी चीजें हैं। मदर अर्थ, धरती माता, सबको पता है ना, धरती नर्चरर है, मदर अर्थ हमारी नर्चरर है। कैसे पता है सबको? अकॉर्डिंग टू कार्ल यंग, इंडिविजुअली नहीं सीखा, कलेक्टिवली सबके दिमाग में ऑलरेडी स्टोर्ड है। दिस इज कॉल्ड कलेक्टिव अनकॉन्शियस। तो कलेक्टिव अनकॉन्शियस स्टोर हाउस है जो स्टोर करता है आर्कीटाइप को। तो आर्कीटाइप से मिलके कलेक्टिव अनकॉन्शियस बनती है, और आर्कीटाइप ही है जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, मदर अर्थ, कॉन्सेप्ट ऑफ हीरोइज्म, कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड, ये सब आर्कीटाइप के एग्जांपल होते हैं। और कैसे एक्सप्लेन करोगे? इन चीजों को इंडिविजुअली एक्वायर नहीं किया जाता, कलेक्टिवली इनहेरिट किया जाता है। दैट इज ऑल फॉर कार्ल यंग्स थ्योरी। अब आते हैं कैरन हॉर्नाए पे। कैरन हॉर्नाए एक लौती लेडी साइकोलॉजिस्ट है, और कैरन हॉर्नाए क्या बताती है? इसकी थ्योरी ऑप्टिमिज्म पे बेस्ड है। इसने बताया, इसने सबसे पहले क्या किया था, एक्चुअली सिगमंड फ्रॉइड को क्रिटिसाइज किया। इसने बोला फ्रॉइड ने ना अपनी थ्योरीज में वुमेन पर्सपेक्टिव को इग्नोर किया है, फ्रॉइड ने सिर्फ मेल पर्सपेक्टिव के बेस पे अपनी थ्योरी दी है। और इसकी थ्योरी की मेन बात यह थी कि इसने बोला अगर एक इंसान की पर्सनैलिटी अच्छी होनी है तो उसके रिश्ते अच्छे होने चाहिए। अगर एक इंसान की के रिश्ते खराब है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अगर तुम्हारे डिस्टर्ब्ड है, तो तुम्हारी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं डेवलप हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि अगर तुम्हारे रिश्ते खराब होंगे, तो रिश्ते खराब होने से तुम्हारे अंदर एक बेसिक एंजाइटी आ जाएगी। तुम अपने आप को लेकर इनसिक्योर हो जाओगे, अपने आप को लेकर तुम्हारे मन में ऐसा डर बैठ जाएगा कि मैं तो कुछ ही नहीं कर सकता, मैं तो बेकार हूं। इस फीलिंग को बेसिक एंजाइटी कहा जाता है। खुद के प्रति नेगेटिव फीलिंग्स होना, डरना, ऐसा डर जिसका कोई वजह भी तो नहीं तुम्हें पता, ऐसी बेसिक एंजाइटी पैदा हो जाती है। कब? अगर तुम्हारे बचपन से ही तुम्हारी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप डिस्टर्ब्ड है। और अगर ऐसे रिलेशनशिप डिस्टर्ब्ड है तो पर्सनैलिटी अच्छी नहीं बनेगी। अगर रिलेशनशिप अच्छे हैं तो पर्सनैलिटी अच्छी डेवलप हो जाएगी। ये बात कैरन का मानना था। एल्फ्रेड एडलर का क्या मानना है? एल्फ्रेड एडलर ने थ्योरी दी है जिसको हम एक और नाम देते हैं इंडिविजुअल साइकोलॉजी। ये साइकोलॉजी का लोगो है, इंडिविजुअल साइकोलॉजी। एल्फ्रेड एडलर बोलता है एक इंसान की पर्सनैलिटी बनने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या चीज प्ले करती है? तुम्हारे अपने गोल्स, अपनी जिंदगी के गोल्स बड़े रखो, बड़े एम रखो। अगर तुम्हारी जिंदगी में अच्छे गोल्स हैं तो तुम्हारी पर्सनैलिटी अच्छी डेवलप हो जाएगी। अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई बड़ा गोल नहीं है, तुम्हारी पर्सनैलिटी अच्छी डेवलप ही नहीं हो सकती है। तो ये कहता है कि इंसान की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में उसके पर्सनल गोल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्यों? क्योंकि इंपॉर्टेंट टर्म यहां पे क्या है? इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। इसने एक टॉपिक दिया, ये कहता है भाई देख, चाहे तू किसी भी सोशल स्टेटस का इंसान हो, जिंदगी में एक दिन कभी ना कभी तुझे ये महसूस जरूर होगा कि तू कितना खोखला है, तू कुछ भी नहीं कर सकता, तू कितना इंफीरियर है, तू कितना छोटा है, तू दूसरों के कंपैरिजन में कितना कम है। इस फीलिंग को कहा जाता है इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, कि हम लोगों को दूसरों से अपने आप को हम छोटा समझते हैं, हम अपने आप को कारगर नहीं मानते, इफेक्टिव नहीं समझते अपनी जिंदगी में। हमें गिल्ट होता है कि मैंने कुछ नहीं उखाड़ा अपनी जिंदगी में। इस इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को ओवरकम करना जरूरी होता है अच्छी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए, अकॉर्डिंग टू एल्फ्रेड एडलर। और ये हम कैसे कर पाते हैं? ये हम कर पाते हैं ड्यू टू आवर पर्सनल गोल्स। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से तुम्हें बाहर लेके आएंगे तुम्हारे गोल, तुम्हारे एम, कि भाई उठ, बैठ नहीं सकते, ये करना है मैंने, ये उखाड़ना है मैंने। वो गोल जिसके पास है वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से जल्दी बाहर आएगा, वो जल्दी अपनी पर्सनैलिटी को बेटर बना लेगा। दिस इज व्हाट एल्फ्रेड एडलर वाज ट्राइंग टू कन्वे। उसके बाद एरिक फॉर्म, एरिक फॉर्म की थ्योरी बहुत ही स्पेसिफिक है। एरिक फॉर्म कहता है अगर तुम लोगों ने पर्सनैलिटी अच्छी बनानी है तो समाज के लिए कुछ करना चालू करो। एरिक फॉर्म की पर्सनैलिटी थ्योरी बोलती है कि एक इंसान एक सोशल बीइंग है। तुम अपने अपने लिए करके अच्छी पर्सनैलिटी नहीं बना सकते। वो जानवर भी करता है, जानवर भी बच्चे पैदा करता है, वो भी खाता पीता है, वो भी सो जाता है। जानवर तो नहीं है ना, इंसान है। तुम समाज के लिए कुछ करो, दूसरों के लिए कुछ करो, तुम सोशल बीइंग हो। पर्सनैलिटी डेवलप्स फ्रॉम इंडिविजुअल्स, मतलब इसके हिसाब से तुम्हारी पर्सनैलिटी तब डेवलप करती है, अच्छी पर्सनैलिटी तब डेवलप करती है जब तुम दूसरे लोगों के लिए कुछ काम करते हो। आज महात्मा गांधी को क्यों जाना जाता है, भगत सिंह को क्यों जाना जाता है? उनकी पर्सनैलिटी हमसे कैसे अलग है? उन्होंने कुछ समाज के लिए किया है। तो तुम समाज में फ्रीडम एस्टेब्लिश करने के लिए कुछ करो, समाज में जस्टिस लाने के लिए कुछ काम करो, समाज के लिए कुछ करो, तब तुम्हारी पर्सनैलिटी अच्छी डेवलप होगी। पर्सनैलिटी डेवलप्स विद इंटरेक्शन विद अदर पीपल, ये इंपॉर्टेंट बात है एरिक फॉर्म की थ्योरी में। अगली थ्योरी एरिक एरिक्सन की है। एरिक एरिक्सन ने बहुत बड़ी थ्योरी दी है,
पूरी लाइफ लॉन्ग थ्योरी है उसकी। इसीलिए कहा जाता है कि पर्सनैलिटी इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, मतलब कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जिंदगी भर चलती रहती है अकॉर्डिंग टू एरिक एरिक्सन। और इसकी थ्योरी में सबसे मेन बात क्या है, एरिक एरिक्सन की थ्योरी में सबसे मेन चीज है आइडेंटिटी क्राइसिस। ये कहता है कि यंग लोगों को, तुम्हारे जैसे लोग एडोलेसेंट में जो अपने हैं, एडोलेसेंट में जो लोग हैं उन लोगों को क्या करना चाहिए, अपनी आइडेंटिटी बनानी चाहिए। करियर में क्या करना है क्या नहीं करना, क्या चीज तुम्हें सच में खुशी देती है, क्या चीज तुम्हें खुशी नहीं देती, तुम कैसे जाने चाहते हो, तुम्हारी आइडेंटिटी क्या बनेगी आज से कुछ साल बाद, इसके बारे में सोचना चालू कर दो। अगर तुमने सोचना चालू नहीं किया तो बाय द एंड ऑफ एडोलेसेंट, इन द स्टार्टिंग ऑफ योर एडल्टहुड, तुम फील करोगे आइडेंटिटी क्राइसिस। आइडेंटिटी क्राइसिस शब्द का मतलब है आइडेंटिटी को लेकर कंफ्यूज हो जाना। तुम्हें समझ ही नहीं आएगा कि मैं क्या बनना चाहता हूं, क्या करूं। उधर से मैरिज का प्रेशर होगा, पापा की जॉब जाने वाली होगी उस समय तक कि भाई अब तो हमें कुछ करना पड़ेगा, पापा का रोल निभाना है ना फैमिली में कल को, जो लड़के हैं लड़कियां भी हैं तुम्हें भी है ना। तो बेसिकली आइडेंटिटी क्राइसिस को क्या बताया जाता है कि आइडेंटिटी को लेकर अगर कंफ्यूज हो गए तो बहुत बुरा हो जाता है, उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। अपनी आइडेंटिटी पहचानो, अपने आप को जानो। एडोलेसेंट के एंड तक आते आते तुम्हारी आइडेंटिटी क्लियर होनी चाहिए तुम्हारे मन में, वरना तुम आइडेंटिटी कंफ्यूजन को महसूस करते हो और पर्सनैलिटी अच्छी डेवलप नहीं होगी अगर ये हो गया। और अगर पर्सनैलिटी अच्छी चाहिए तो आइडेंटिटी अपनी डेवलप करनी पड़ेगी, ये बंदा कहता है। और कहता है कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। दैट इज ऑल फॉर ऑल दी पोस्ट फ्रूडियन अप्रोचेस, वो लोग जो फ्रॉइड के बाद अपनी थ्योरी जिन्होंने दी, ये वो 5 लोग हैं। आई होप दिस टॉपिक इज ऑल्सो क्लियर टिल हियर। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज बिहेवियरल अप्रोच टू पर्सनैलिटी। बिहेवियरल अप्रोच टू पर्सनैलिटी बहुत ही बेसिक थ्योरी है पर्सनैलिटी की, बहुत आसान टॉपिक है। बिहेवियरल अप्रोच हमें समझाती है कि पर्सनैलिटी मतलब क्या, बिहेवियर। स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में हमने डेफिनेशन ऑफ पर्सनैलिटी पढ़ी थी, याद है कि पर्सनैलिटी मतलब रिस्पॉन्सेज, वो डेफिनेशन है ही बिहेवियरल अप्रोच की। तो अकॉर्डिंग टू बिहेवियरल अप्रोच बस एक चीज तुम्हें जाननी है कि अकॉर्डिंग टू बिहेवियरल अप्रोच पर्सनैलिटी इज इक्वल टू रिस्पॉन्सेज ऑफ द इंडिविजुअल। यहां पर एक ही शब्द बार बार रिपीट है जो आप पढ़ सकते हो, रिस्पॉन्स, राइट। द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ पर्सनैलिटी इज रिस्पॉन्स। बिहेवियरल अप्रोच क्या बोलती है, तुम्हारी पर्सनैलिटी क्या है, तुम्हारे रिस्पॉन्सेज। एक इंसान के स्टेबल पैटर्न ऑफ रिस्पॉन्सेज उसकी पर्सनैलिटी होते हैं। अब इनके हिसाब से पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्या होगी, चेंज इन रिस्पॉन्सेज। व्हाट इज पर्सनैलिटी, रिस्पॉन्सेज। व्हाट इज पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, चेंज इन रिस्पॉन्सेज। आज मैं हेल्पफुल हूं, ये मेरी पर्सनैलिटी है, मैं हेल्पफुल तरीके से बिहेव करता हूं, मैं पोलाइट तरीके से बिहेव करता हूं, मैं पोलाइटली रिस्पॉन्ड करता हूं, हेल्पफुल में रिस्पॉन्ड करता हूं, पर्सनैलिटी है मेरी। मेरी पर्सनैलिटी बदल गई, डेवलप हो गई। क्या मतलब इसका, कि मेरे रिस्पॉन्स करने के तरीके चेंज हो गए, बदल गए। दिस इज कॉल्ड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू देम। और ये रिस्पॉन्सेस सीखते कैसे हैं, क्यों आज दुनिया में कोई हेल्पफुल है, कोई पोलाइट है, कोई गुस्से वाला है, कोई चिड़चिड़ा है, क्यों है, क्यों अलग अलग तरीके से लोग रिस्पॉन्स करते हैं, क्यों लोगों की पर्सनैलिटी डिफरेंट होती है। ये लोग कहते हैं कि हम अपनी पर्सनैलिटी को सीखते हैं। वी लर्न आवर पर्सनैलिटी, लर्निंग प्रिंसिपल्स के थ्रू हमारी पर्सनैलिटी हमारे अंदर बनती है। तो बिहेवियरल अप्रोच का सिंपल सा मानना है, पर्सनैलिटी रिस्पॉन्सेज को कहा जाता है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट रिस्पॉन्सेज के चेंज को कहा जाता है। पर्सनैलिटी कैसे सीखते हैं, लर्निंग के थ्रू। 11th क्लास में पढ़ा था, क्लासिकल कंडीशनिंग के थ्रू एक इंसान अपने रिस्पॉन्सेज सीखता है, ऑपरेंट कंडीशनिंग के थ्रू एक इंसान अपने रिस्पॉन्सेज सीखता है, और ऑब्जर्व करके एक इंसान अपने रिस्पॉन्सेज सीखता है। क्या पता तुम्हारे मम्मी पापा पोलाइट हो इसलिए तुम भी पोलाइट हो, उनको ऑब्जर्व करके तुम ऐसे बने हो। क्या पता तुम्हें बचपन से गुस्से वाला बिहेवियर तुम्हारे अंदर वो किया गया है, रीइंफोर्स किया गया है, इसलिए आज तुम गुस्से वाले हो। ऐसे डिफाइन करता है बिहेवियरल अप्रोच पर्सनैलिटी को। यही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बिहेवियरल अप्रोच के बारे में। उसके बाद अगला टॉपिक आता है कल्चरल अप्रोच। कल्चरल अप्रोच तो और भी आसान है। कल्चरल अप्रोच का सिंपल सा मानना है कि तुम्हारा कल्चर तुम्हारी पर्सनैलिटी को शेप करता है। कैसे, समझो। इसको समझाने के लिए तुम्हारी बुक में एक एग्जांपल दिया है। जो लोग बिरहौर सोसाइटी में रहते हैं, बिरहौर कम्युनिटी, वो क्या करती है, उसमें ना नोमैडिक लाइफ जीते हैं लोग, इधर से उधर ट्रेवल करना पड़ता है, तुम्हें इधर से उधर मतलब भटकना पड़ता है, जाना पड़ता है अपनी लाइवलीहुड के लिए, जानवरों को मार के तुमने खाना है ना। तो ऐसी जिंदगी में क्या लोगों को नमस्ते बोलना, पोलाइट रहना, एग्रीएबल होना, बड़ों की इज्जत करना, ये ट्रेड जरूरी माने जाएंगे? नहीं। ऐसे कल्चर में क्या जरूरी है अच्छी पर्सनैलिटी के लिए, अचीवमेंट ओरिएंटेड होना, सेल्फ रिलायंट होना, मतलब सेल्फ डिपेंडेंट होना,
तुम्हें लड़ना आना दुनिया से, तुम्हें असर्टिव होना, राइट, तुम्हें तुम्हारे अंदर स्किल होनी चाहिए, ऑटोनोमस तुम होने चाहिए कि खुद से हर काम को तुम कर सकते हो, सेल्फ डिपेंडेंट होने चाहिए तुम लोग, राइट, तुम्हारे अंदर पावर होनी चाहिए कि तुम एडजस्टेबल हो, अलग अलग कंडीशन में अपने आप को ढाल लो। ये पर्सनैलिटी क्वालिटीज उस कल्चर के लिए जरूरी है। वेयर एज एक शहर में रहने वाले बच्चे के लिए ये ज्यादा जरूरी है नहीं। एक शहर में रहने वाले बच्चे के लिए, एक एग्रीकल्चर सोसाइटी में फॉर एग्जाम्पल, क्या स्किल्स चाहिए? वो बच्चा पोलाइट हो, वो बच्चा दूसरों को नमस्ते बोले, वो बच्चा बड़ों की इज्जत करे, छोटों को प्यार करे, राइट, ऐसी वाली स्किल्स जरूरी मानी जाती है, ऐसी क्वालिटी जरूरी मानी जाती है इस कल्चर में। तो उस कल्चर के हिसाब से वो अच्छी पर्सनैलिटी है। बिरहौर सोसाइटी के हिसाब से वो बच्चा अच्छा है जो मतलब रिस्क टेकर है, जो लड़ सकता है दुनिया से, जो अपने आप को पेश कर सकता है दुनिया के सामने, जो एडवेंचरस है, जो मुश्किलों का सामना कर सकता है। ऐसा बच्चा उस कल्चर में जरूरी है, वैसा होना चाहिए। तो मतलब कि जैसी तुम्हारी कल्चर है, जैसे तुम्हारी सोसाइटी है, उसके हिसाब से तुम्हारी पर्सनैलिटी बनती है और उसी को अच्छा माना जाता है। मतलब कल्चर, एक लाइन ध्यान सुनना, कल्चर की जो नीड्स हैं, उन नीड्स को पूरा करते करते एक इंसान अपनी पर्सनैलिटी ढाल बना लेता है। अपनी कल्चरल डिमांड्स को पूरा करते करते तुम अपनी पर्सनैलिटी को बना लेते हो, तुम अपने कल्चर के हिसाब से ढल जाते हो। यह मानना है कल्चरल अप्रोच का, राइट। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। अब लास्ट अप्रोच जो हमारी आती है, लास्ट थ्योरी फॉर पर्सनैलिटी, इस चैप्टर की 20th थ्योरी, लास्ट थ्योरी, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच टू पर्सनैलिटी। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में दो लोगों का रोल है और ह्यूमनिस्टिक अप्रोच को मैं तुम्हें सिंपल 3 पॉइंट में समझाने वाला हूं, ध्यान समझना मेरी बात को। ये हमारा लास्ट टॉपिक है, मतलब थ्योरीज के अंदर का। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच टू पर्सनैलिटी में 3 मेन पॉइंट तुम्हारे सामने आते हैं। पहला, मतलब इसको मैं डिवाइड कर रहा हूं, एक बार समझो इसको। एक है इसमें कार्ल रॉजर्स, एक है इसमें अब्राहम मैस्लो, ठीक। अब्राहम मैस्लो ने क्या किया है, दो अजम्पशन दी हैं, मतलब कि कार्ल रॉजर की अजम्पशन है आई मीन, बट अब्राहम मैस्लो का कॉन्सेप्ट है। तो अब्राहम मैस्लो का एक कॉन्सेप्ट है यहां पे, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जो तुमने पढ़ा हुआ है 11th क्लास में। कार्ल रॉजर के दिए दो कॉन्सेप्ट है, एक फुली फंक्शनिंग पर्सन और दूसरा रियल सेल्फ एंड आइडियल सेल्फ। बस ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं और इसके अलावा एक कॉमन, मतलब कार्ल रॉजर की है, ऑल्दो इसने अजम्पशन दी थी, वो अजम्पशंस तुमने पढ़नी है। तो कुछ अजम्पशंस है, दो अजम्पशंस, दो कॉन्सेप्ट बाय कार्ल रॉजर, एक कॉन्सेप्ट बाय अब्राहम मैस्लो, ठीक है। इतना चीज तुम्हें याद करनी है बस, और इतनी इसमें लिख के आनी है, पूरे नंबर मिलेंगे। समझो क्या होता है। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच दी है कार्ल रॉजर्स ने और अब्राहम मैस्लो ने। कार्ल रॉजर का मानना है कि एक इंसान ना फुली फंक्शनिंग पर्सन बनना चाहता है। फुलफिलमेंट पर्सनैलिटी की मोटिवेटिंग फोर्स है। एक इंसान की पर्सनैलिटी कैसे बनती है, वो फुलफिल करना चाहता है अपने पोटेंशियल को। अगर मैं साइकोलॉजी का टीचर हूं और मैं बहुत अच्छा टीचर बन सकता हूं, मतलब मैं दुनिया में सबसे अच्छा टीचर बन सकता हूं, तो मैं सिर्फ इंडिया में अच्छा टीचर बन के खुश नहीं रहूंगा। मेरे मन में आएगा, नितिन दुनिया का सबसे बेस्ट साइकोलॉजी टीचर बन के दिखा, मैं ये बनना चाहूंगा। और इसे कहा जाएगा फुली फंक्शनिंग पर्सन बनने की कोशिश करना। अगर एक मशीन 1 मिनट में 10 पेन प्रोड्यूस कर सकती है और अभी वो 7 पेन प्रोड्यूस कर रही है, तो क्या वो अपनी फुली फंक्शनिंग पे है? नहीं, राइट। ऐसे ही अगर तुम 100 में से 100 ला सकते हो और तुम अभी 70 लेके आ रहे हो, क्या तुम फुली फंक्शनिंग पे हो? नहीं। तो कार्ल रॉजर क्या बोल रहा है, हर इंसान अपना बेस्ट हासिल करना चाहता है, हर इंसान अपना बेस्ट वर्जन बनना चाहता है, हर इंसान फुली फंक्शनिंग पर्सन बनना चाहता है। ये लिख दोगे पहला पॉइंट। दूसरा, इसके हिसाब से इस थ्योरी की दो अजम्पशंस हैं। क्या अजम्पशंस है? अजम्पशन मैंने यहां लिखा था, आई मीन क्या अजम्पशन है? पहली अजम्पशन तो ये है कि जो इंसानों की पर्सनैलिटी, मतलब बिहेवियर है, वो गोल डायरेक्टेड है, गोल ओरिएंटेड होते हैं इंसान। ह्यूमन बिहेवियर गोल डायरेक्टेड होता है, हम हर काम किसी ना किसी गोल के लिए करते हैं। तुम अभी तक इस वीडियो को सुन रहे हो, क्यों सुन रहे हो? क्योंकि तुम्हारा गोल है पास करना है तुमने सीबीएसई का एग्जाम। तो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होते हैं इंसानों के, हर बिहेवियर तुम किसी ना किसी गोल को सेटिस्फाई करने के लिए करते हो। और दूसरा ये अजम्पशन कि हर इंसान सेल्फ एक्चुअलाइज होना चाहता है। सेल्फ एक्चुअलाइज मतलब अपने पोटेंशियल्स को जान पाना, कि मेरा मैक्सिमम पोटेंशियल है क्या, उसको हर कोई जानना चाहता है। अगर जानना चाहते हो तभी तो उसको हासिल भी करना चाहते हो। फुली फंक्शनिंग पर्सन, फुली फंक्शनिंग इंडिविजुअल बनना चाहते हो ना, वो आप तभी बन पाओगे जब तुम जान पाओगे पहले कि तुम्हारा फुलेस्ट पोटेंशियल है क्या। तो अजम्पशन ये है कि गोल डायरेक्टेड होता है बिहेवियर हर इंसान का, और हर कोई सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मतलब करना चाहता है, सेल्फ एक्चुअलाइज होना चाहता है। और इसी के बाद कार्ल रॉजर ने बोला,
तुम जानना भी चाहते हो तुम्हारा फुलेस्ट पोटेंशियल क्या है और उसको हासिल भी करना चाहते हो, फुली फंक्शनिंग पर्सन बनना भी चाहते हो। ओके, नाउ आफ्टर दैट लास्ट टॉपिक जो इसमें है वो है तुम्हारा, मैंने क्या बताया, तीसरा क्या रह गया था, रियल सेल्फ आइडियल सेल्फ। रियल सेल्फ और आइडियल सेल्फ एक और कॉन्सेप्ट है कार्ल रॉजर्स का दिया, जो क्या बताता है, ये कहता है रियल सेल्फ जो तुम अभी हो, आइडियल सेल्फ जो तुम बनना चाहते हो। आइडियल सेल्फ इज व्हाट यू वांट टू बी, रियल सेल्फ इज व्हाट यू आर राइट नाउ। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर इन दोनों चीजों में गैप बढ़ेगा तो तुम्हारी पर्सनैलिटी अच्छी डेवलप नहीं होगी, तो तुम्हें डिससेटिस्फाइड रहोगे, अनहैप्पी रहोगे अपनी जिंदगी में। और अगर ये गैप कम होगा तो तुम हैप्पी रहोगे और अच्छी पर्सनैलिटी डेवलप होगी। फॉर एग्जाम्पल, तुम आज, तुम्हारा सच्चाई ये है कि साइकोलॉजी का ये छोटा सा चैप्टर भी तुम्हें पढ़ना टफ लग रहा है और तुम चाहते हो आईएएस ऑफिसर बनना, जिसके लिए यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, या तुम डॉक्टर बनना चाहते हो, नीट का पेपर क्लियर करना पड़ेगा, है कोई भी और तुमने एग्जाम देना है, इतना इतना पढ़ना पड़ेगा उसके लिए, तो तुम अपने आइडियल सेल्फ से कितना दूर हो अभी। तो जितना ये गैप ज्यादा रहेगा उतने तुम्हारी जिंदगी में अनहैप्पीनेस रहेगी, डिससेटिस्फेक्शन रहेगी। जितना ये गैप कम रहेगा, जितना तुम मेहनत करके अपने आप को अपने आइडियल सेल्फ के पास पहुंचाते जाओगे, उतनी ज्यादा तुम्हारी बढ़िया पर्सनैलिटी डेवलप होती जाएगी। तो कार्ल रॉजर वांटेड टू से यू वांट टू फिल दैट गैप। तुम अपने रियल सेल्फ को आइडियल के पास पास लेते जाओ, लेते जाओ, लेते जाओ, तब तुम्हारी अच्छी पर्सनैलिटी डेवलप होगी। तो मोर द डिस्क्रिपेंसी बिटवीन द टू, रियल और आइडियल के बीच जितनी ज्यादा डिस्क्रिपेंसी रहेगी, उतनी अनसेटिस्फेक्शन तुम्हारी जिंदगी में रहेगी, उतनी खराब पर्सनैलिटी डेवलप होगी। और जितना गैप कम रहेगा उतनी अच्छी पर्सनैलिटी हमारी डेवलप होगी। दैट इज ऑल फॉर दी ह्यूमनिस्टिक अप्रोच टू पर्सनैलिटी। मैंने क्या बोला, दो तीन मेन बातें, फुली फंक्शनिंग पर्सन एक्सप्लेन करना है, रियल सेल्फ आइडियल सेल्फ का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एक्सप्लेन करनी है, जो कि असम्पशन के अंदर अपने आप हो जाएगी। तो मेन पॉइंट तीन ही है, दो असम्पशन, ह्यूमन बिहेवियर गोल डायरेक्टेड है और सेल्फ एक्चुअलाइज हर कोई होना चाहता है, फुली फंक्शनिंग पर्सन हर कोई बनना चाहता है, फुलफिलमेंट इज द मोटिवेटिंग फोर्स बिहाइंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, तो अपना मैक्सिमम पोटेंशियल हासिल करना चाहते हो। और रियल सेल्फ आइडियल सेल्फ, रियल सेल्फ जो तुम हो, आइडियल सेल्फ जो तुम बनना चाहते हो, इनके बीच जितना गैप कम रहेगा उतनी पर्सनैलिटी बढ़िया डेवलप होती रहेगी। दैट इज ऑल फॉर ऑल द थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी एंड विद दिस नोट वी आर डन विद ऑल द थ्योरीज, राइट। इस चैप्टर की स्टार्टिंग में मैंने तुम्हें बताया था कि सेल्फ का पोर्शन 30% है, पर्सनैलिटी का पोर्शन 60% है, और पर्सनैलिटी असेसमेंट का क्वेश्चन पोर्शन हमारा 10% है। तो हमने 60 और 30 90% पोर्शन इस चैप्टर का हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। बचा है सिर्फ 10% हिस्सा, और उस 10% हिस्से में मेरे रोल से ज्यादा तुम्हारा रोल है। क्यों है मैं बता रहा हूं, सुनो। ये 10% हिस्सा ना लर्निंग वाला है। कैसे लर्निंग वाला है, देखो पर्सनैलिटी असेसमेंट में ना तुम्हें बताया जाता है, पहले तो पर्सनैलिटी असेसमेंट देखो होता क्या है। व्हाट इज पर्सनैलिटी असेसमेंट? एक इंसान की पर्सनैलिटी जब तुम फॉर्मल तरीकों से असेस करने की कोशिश करते हो, इसे पर्सनैलिटी असेसमेंट कहा जाता है। एक इंसान की पर्सनैलिटी फॉर्मल तरीके से असेस करने की कोशिश करना पर्सनैलिटी असेसमेंट है। और पर्सनैलिटी असेसमेंट एक इंसान तीन तरीके से कर सकता है। एक साइकोलॉजिस्ट तीन मेथड्स के थ्रू पर्सनैलिटी को असेस कर सकता है। पहला मेथड होता है सेल्फ रिपोर्ट मेथड, दूसरा मेथड होता है प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, तीसरा मेथड होता है बिहेवियरल एनालिसिस। सेल्फ रिपोर्ट मेजर मतलब क्या होता है कि उस इंसान से ही उसी के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछ के उसकी पर्सनैलिटी जानने की कोशिश करना। इसको एल्पर्ट ने सपोर्ट किया था, गॉर्डन एल्पर्ट ने सपोर्ट किया था सेल्फ रिपोर्ट मेजर को। उसने बोला एक इंसान से उसी के बारे में कुछ सवाल पूछो विद द हेल्प ऑफ अ रेटिंग स्केल, है ना, और वो तुम्हें अपने बारे में कोई फैक्चुअल इंफॉर्मेशन शेयर करेगा। इस मेथड को सेल्फ रिपोर्ट मेजर कहा जाता है। बट इस मेथड के दो बड़े दिक्कतें हैं, दो मेजर इसके इश्यूज हैं। क्या इश्यूज हैं? सेल्फ रिपोर्ट में ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सेल्फ रिपोर्ट मेजर की इश्यूज। दो इश्यूज ये है कि अगर मैं तुमसे ही तुम्हारे बारे में क्वेश्चन पूछूंगा, बताओ तुम हेल्पफुल हो, तो तुम तो हाँ ही बोलोगे ना यार। इस इशू को बोला जाता है सोशल डिजायरेबिलिटी। कि इसका सेल्फ रिपोर्ट मेजर का इशू ये है कि बंदा अच्छे अच्छे आंसर देता है, सच्चे आंसर नहीं देता। जो तुम्हारा ट्रू रिस्पॉन्स है वो ना देके कई बार इस वाले टाइप के मेथड में, सेल्फ रिपोर्ट मेथड में लोग क्या करते हैं, अच्छे आंसर देने लग जाते हैं, जिस वजह से सही पर्सनैलिटी असेसमेंट नहीं हो पाता। और यहां फिर दूसरा इशू होता है एक्विजेंस। एक्विजेंस का मतलब होता है इररिस्पेक्टिव की क्या क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, तुम हाँ 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 करते जाओ। जैसे हम कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं कि क्या तुम अलाउ करोगे गैलरी की एक्सेस, तुम्हारा फोन कैलकुलेटर की एक्सेस चाहता है, ये ऐप चाहती है कि हम तुम्हारी फोटो देख पाए, ये ऐप चाहती है हम तुम्हारे पर्सनल डेटा को बेच पाए, मतलब कुछ भी तुम पढ़ते थोड़ी हो, यस 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 नेक्स्ट करते रहते हो। ऐसे अफर्मेटिव आंसर देना, यस 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 करते रहना, इररिस्पेक्टिव की क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, उसको कहा जाता है एक्विजेंस। ये दो इशू है सेल्फ रिपोर्ट मेजर के।
दूसरा तरीका पर्सनैलिटी एसेस करने का होता है, अब एक मिनट, अब मैंने आपको सेल्फ रिपोर्ट मेजर बता दिया। सेल्फ रिपोर्ट मेजर के अंदर आप 3 टेस्ट हैं, 3 टेस्ट के नाम है, जैसे कि ये मैं तुम्हें अगर अब डिटेल नोट से दिखाऊं ये वाला पोर्शन, तो ये 3 टेस्ट के नाम मैंने तुम्हारे लिए यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। मिनेसोटा मल्टीफेसिक पर्सनैलिटी इन्वेंटरी, ये किसने दिया, ये याद करना जरूरी है। इस पे ज्यादातर क्वेश्चन नहीं बनता है, ज्यादातर क्वेश्चन इस पे बनता है कि क्या इश्यूज है, बट ये तुम्हें सिर्फ नाम देखने हैं, किसने दिया, उस बंदे का क्या नाम था, और जो टेस्ट है उस टेस्ट का क्या नाम है। मेनली इन बातों को देख लेना, ये जरूरी है। आइसिंग पर्सनैलिटी क्वेश्चन इसके अंदर आता है दूसरा, ये ऑब्वियसली एच आइसिंग ने दिया। 16 पीएफ रेमंड कैटल ने दिया था, वो इसके अंदर आता है। 16 पर्सनैलिटी फैक्टर उसका पूरा नाम है। तो एक बार नोट से गो थ्रू कर लेना, लर्निंग कर लेना, किसने कौन सा टेस्ट दिया और कौन से टेस्ट कौन सी कैटेगरी में आ रहे हैं, ये देखना पड़ेगा। जैसे सेल्फ रिपोर्ट में ये तीनों आ रहे हैं, प्रोजेक्टिव टेक्निक के अंदर ये 5 टेस्ट आते हैं, रोशाक, थेमेटिक परसेप्शन वगैरह, ये 5 टेस्ट किसने दिए, टेस्ट के नाम ये याद करना है। और टेस्ट होता क्या है वो मेन डिटेल, जैसे सेल्फ रिपोर्ट मेजर मैंने आपको समझाया क्या होता है, ऐसी प्रोजेक्टिव टेक्निक क्या होता है। प्रोजेक्टिव टेक्निक एक ऐसा टूल है जो सेल्फ रिपोर्ट मेजर की दिक्कतों को ओवरकम करने में हेल्प करता है। जैसे सेल्फ रिपोर्ट मेजर में ये 2 दिक्कतें थी, प्रोजेक्टिव टेक्निक में ये 2 दिक्कतें नहीं आती हैं। कैसे नहीं आती हैं, प्रोजेक्टिव टेक्निक का जो मेन सार है वो क्या है, लोगों को अधूरी चीजें दिखाई जाती हैं। मेन चीज तुम्हारे लिए मार्क कर देता हूं, प्रोजेक्टिव टेक्निक के अंदर एक्चुअली होता क्या है, तुम्हें ना अनस्ट्रक्चर्ड चीजें दिखाई जा रही हैं। यहां पर हम अनस्ट्रक्चर्ड स्टिमुलस एक इंसान को दिखाते हैं, उससे पूछा जाता है बता तुझे इसमें क्या दिख रहा है। अधूरी चीजें एक इंसान अपने अनकॉन्शियस माइंड के थ्रू उसको पूरा करता है। ये माना जाता है कि ये वाले टेस्ट में हमारा कॉन्शियस नहीं, अनकॉन्शियस मोटिव हमारे रिवील होते हैं, और हम जब उसको अनस्ट्रक्चर्ड चीजें दिखाते हैं तब वो अपनी अनकॉन्शियस फीलिंग्स और डिजायर्स उसके प्रति प्रोजेक्ट करता है। जैसे कि एक टेस्ट है, हरमन रोशाक का टेस्ट है, मैं इसमें एडिटिंग के थ्रू यहां पर एक इमेज डाल दूंगा। हरमन रोशाक की इस इमेज में, इस टेस्ट की एक इमेज है, इसमें तुम्हें क्या दिख रहा है, कोई कहता है बैट दिख रहा है, कोई कहता है भाई कोई मतलब जानवर है, कोई कहता है 2 इंसान है, कुछ भी ऐसे। तो जो भी तुमने आंसर दिया उसको साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, इवेल्युएट करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं। तो क्या होता है प्रोजेक्टिव टेक्निक, अनस्ट्रक्चर चीजें, अधूरी चीजें दिखाई जाती हैं, और जो भी आपको उसको देख के लगता है आप उसको अपना आंसर देते हो और साइकोलॉजिस्ट उसको इवेल्युएट करता है। ऐसे मेथड्स को प्रोजेक्टिव टेक्निक्स कहा जाता है। मेन क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में इसके फीचर्स पे आता है, तो इसकी एक बार फीचर देख लेना कि इस टेस्ट में कोई सही कोई गलत जवाब नहीं होता है, हर रिस्पॉन्स हमारी पर्सनैलिटी का एक हिस्सा बताता है। इसकी लेंदिंग, इसकी जो लेंदिंग क्या होता है, आई मीन स्कोरिंग लेंदी होती है, दोनों मिक्स हो गए लेंदिंग। तो स्कोरिंग इसकी लेंदी होती है, सब्जेक्टिव होती है, कई बार अपने हिसाब से वो लोग जज करते हैं साइकोलॉजिस्ट, और पर्पस ऑफ असेसमेंट बंदे को नहीं बताया जाता जिसको हम असेस कर रहे होते हैं। और इसका मेन मकसद क्या है, जो पहला पॉइंट है सबसे जरूरी है, अनस्ट्रक्चर्ड चीजें एक इंसान को दिखाई जाती हैं। अब इसके अंदर क्या क्या टेस्ट आते हैं, रोशाक इंक ब्लॉक टेस्ट आता है जो हरमन रोशाक ने दिया, थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट मॉर्गन एंड मेरी ने दिया, रोजनविक पिक्चर स्टडी रोजनविक ने दी, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट का नाम नहीं बताया किसने दिया, तो ये टेस्ट आता है। ड्रॉ परसेंटेज इसके अंदर आता है। टेस्ट के नाम, कौन किस कैटेगरी में आता है, इसके फीचर स्पेशली इसको मार्क कर लो। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है तुम्हारा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये वाला, इसको मार्क कर लेना। प्रोजेक्टिव टेक्निक के फीचर बार बार बोल रहा हूं। और लास्टली इसके बाद तुम्हारा एक मतलब तीसरा मेथड जो मैंने आपको बताया था, दैट इज बिहेवियरल एनालिसिस, कि बिहेवियर को एनालाइज करके भी एक इंसान की पर्सनैलिटी जानी जाती है। तुम्हें अगर किसी की पर्सनैलिटी जाननी है, तुम्हें मेरी पर्सनैलिटी जाननी है, सबसे बेस्ट तरीका क्या हो सकता है, एनालाइज माई बिहेवियर। और बिहेवियर को एनालाइज कैसे कर पाओगे, कुछ मेथड है, मेरा इंटरव्यू ले लो, मुझे तुम एनालाइज कर पाओगे। क्या होता है इंटरव्यू, 1-on-1 बेसिस पे इंफॉर्मेशन को सीख करना। 2 तरीके के इंटरव्यू बताए हैं, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू जिसमें प्रीसेट क्वेश्चन नहीं होते, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू जिसमें प्रीसेट क्वेश्चन होते हैं। ऑब्जर्वेशन कर लो, मुझे आके ऑब्जर्व कर लो, मेरे बिहेवियर को नोटिस कर लो, तो पता चल जाएगा कि मैं कैसा मतलब बिहेवियर शो कर रहा हूं, है ना, तो मेरी पर्सनैलिटी पता चल जाएगी। अब जैसे वहां सेल्फ रिपोर्ट में ये जरूरी नहीं है कि सेल्फ रिपोर्ट क्या है, बल्कि ये जरूरी है कि सेल्फ रिपोर्ट के क्या इश्यूज हैं। ऐसे ही यहां पर ऑब्जर्वेशन में ये जरूरी नहीं है कि ऑब्जर्वेशन क्या है, ये जरूरी है कि ऑब्जर्वेशन की लिमिटेशन क्या है। ऑब्जर्वेशन और इंटरव्यू दोनों की लिमिटेशन एक बार इसको पढ़ लेना, कि अगर कोई तुम्हें ऑब्जर्व करता हुआ बंदा दिख रहा है तो तुम असली बिहेवियर शो ही नहीं करोगे। ऑब्जर्वेशन टाइम टेकिंग है, बहुत लेंथी प्रोसीजर है, ऐसे कुछ इशू तुम्हारे लिए यहाँ पे लिख रखे हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, 3 पॉइंट नोट्स पे साफ साफ लिख रखे हैं, एक बार पढ़ते तुम्हें सब कुछ समझ आ जाएगा, याद करना तुम्हारा काम है, राइट। बिहेवियरल रेटिंग, उसके आसपास के जानने वाले लोगों से उसकी रेटिंग करवा लो, ये बंदा कितना हेल्पफुल है जी, कितना ट्रस्टवर्दी है, कितना फ्रेंडली है, कितना पोलाइट है, तुम्हें पता चल जाएगा बंदे के बारे में, है ना। नॉमिनेशन, तुम नॉमिनेट करवा लो,
तुम्हारे ग्रुप में सबसे ज्यादा हेल्पफुल बंदा कौन है, वोट करो, जिस बंदे को ज्यादा वोट मिले वो ज्यादा हेल्पफुल है। तो ऐसे नॉमिनेशन से पर्सनैलिटी पता चल सकती है एक इंसान की। और लास्टली सिचुएशन टेस्ट। सिचुएशन टेस्ट मतलब एक हाइपोथेटिकल्स, कई बार साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, सिचुएशन क्रिएट करते हैं, उस सिचुएशन में बंदे को रखते हैं, अपनी लैब में वो सिचुएशन क्रिएट की जाती है, और उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन में बंदे को रख के उसकी पर्सनैलिटी को ऑब्जर्व किया जाता है, उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व किया जाता है कि बंदा कैसा बिहेव करेगा। बोलने में तो सेल्फ रिपोर्ट में कोई भी बोल देगा, हाँ मैं पोलाइट हूं, हाँ मैं हेल्पफुल हूं, स्ट्रेसफुल सिचुएशन के अंदर तू कैसा बिहेव करता है वो देखना पड़ेगा। ये होता है सिचुएशनल स्ट्रेस टेस्ट, जो कि सिचुएशनल टेस्ट का पार्ट है, सिचुएशनल स्ट्रेस टेस्ट। और ये टेस्ट रोल प्लेइंग की तरह होता है, मतलब एक नकली एनवायरनमेंट में उसको डाला जाता है और वैसे एक्टिंग करते हैं कि जैसे सच में वो स्ट्रेसफुल कंडीशन है, और बंदा जैसा बिहेवियर करेगा उसको देखने की, समझने की कोशिश यहाँ पे की जाती है। और अगेन जैसे मैंने बताया, सेल्फ रिपोर्ट के इश्यूज, ऑब्जर्वेशन और इंटरव्यू के इश्यूज, ऐसे ही बिहेवियरल रेटिंग के भी यहाँ पे कुछ इशू दिए हुए हैं। हालो इफेक्ट ये एक इशू होता है, कई लोग मिडिल कैटेगरी बायस हो जाते हैं, कई लोग एक्सट्रीम कैटेगरी बायस हो जाते हैं, और कई लोग हालो इफेक्ट में आ जाते हैं। हालो इफेक्ट मतलब एक बंदे में एक चीज अच्छी है तो हम सोच लेते हैं उसमें सारी चीजें अच्छी हैं, एक बंदे में एक चीज बुरी है हम सोच लेते हैं उसमें सारी चीजें बुरी हैं। इस बायस को हालो इफेक्ट कहा जाता है। और आंसर में मिड मिड रिस्पॉन्सेज देना, मिडिल कैटेगरी बायस, एक्सट्रीमली किसी को अच्छा बोल देना, एक्सट्रीमली गंदा बोल देना, एक्सट्रीम रिस्पॉन्स बायस कहलाता है। तो ये इश्यूज को ध्यान देना, इस टॉपिक को लर्निंग कर लेना। डिटेल नोट्स आई बिलीव तुम सबके पास अब हैं, नहीं है तो आप इस डिटेल नोट्स को खरीद सकते हैं, डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, ऑफर्स वगैरह हम आपको ग्रुप में देते रहते हैं। डिटेल नोट्स के थ्रू अपना पर्सनैलिटी असेसमेंट वाला टॉपिक याद करो। कोई किसी को डाउट बचा है, कोई बात नहीं यार, आई एम हियर, आस्क इन द कमेंट सेक्शंस, आई विल रिप्लाई टू दैट फॉर योर डाउट्स। पर्सनैलिटी असेसमेंट तुम लोगों ने याद करना है, पर्सनैलिटी की थ्योरीज बहुत बढ़िया तरीके से मैंने तुम्हें समझा दी है, सेल्फ वाला पोर्शन बहुत बढ़िया तरीके से मैंने तुम्हें समझा दिया है। विद दिस नोट वी आर डन विद दिस बड़ा सा चैप्टर। आई एम रियली हैप्पी, आई होप आप भी होंगे, आई होप आपको भी समझ आया होगा। इस एफर्ट को अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज शेयर दिस वीडियो with all of your friends, with your classmates. I will be really happy by that. और आप अपना एक अच्छा सा कमेंट छोड़ सकते हैं। अगर कोई फीडबैक है तो वो भी आप बिल्कुल मुझे दे सकते हैं, अगली वीडियो से उसका मैं ध्यान रखूंगा। That is all from myself for this video. I hope आपको वीडियो अच्छी लगी हो, and bye bye. I will see you in the next one.